and we have just done one page of first chapter. That chapter will be done once again thoroughly after we complete the course. नहीं तो सोचेंगे अरे वो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, ऐसा नहीं है. I have not said कि first chapter is over. All right. So we have seen classification in several ways. One of them was element wise. Do you remember? Element wise classification. Element wise it was material, labor and services, or it is also called as overheads. Services are also called as overheads. So in those three classifications, material, labor, overhead, we have to study three different chapters. One full chapter on material, on which you will get a question of about 10 marks. Another question labor, on which you will get about 5 marks. About इसलिए कि थोड़ा कम ज्यादा होते रहते. ओके, तो जैसे बोला मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. कोई भी खर्चा एज अ कॉस्ट हम इनकर करते हैं तो उसको या तो मटेरियल बोलते हैं या लेबर या ओवरहेड्स या सर्विसेज. अब पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे. वैसे इसमें दूसरा चैप्टर है बट अपने स्टडी के हिसाब से पहला चैप्टर है. तो कॉपी में आप टाइटल डाल देंगे डायरेक्ट मटेरियल्स या सिर्फ मटेरियल्स. चैप्टर का नाम है मटेरियल्स. नाउ आप लेंगे जस्ट टेक एनी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, इसमें आया नहीं, ये निकाल डालो और ये बोर्ड चालू कर दो, जान बेकार है सब. सबसे अच्छा अपना ब्लैक बोर्ड और चॉक, सबसे बेस्ट. जितना हाईटेक बनेंगे उतने सारे प्रॉब्लम ज्यादा रहते हैं, इसमें काम कम. ओके, तो मटेरियल्स चैप्टर लिख दिया आपने कॉपी में. अब जो टोटल कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, जैसे कैलकुलेटर है या ये अपना बुक है, कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, इसमें मैक्सिमम कॉस्ट जो रहती है वो मटेरियल की रहती है ना. मैक्सिमम कॉस्ट मटेरियल की रहती है. तो ऐसा एक जनरल स्टेटमेंट बोलते हैं कि भैया 60-70% कॉस्ट जो है कोई भी प्रोडक्ट में मटेरियल की रहती है. बट दिस अ जनरल स्टेटमेंट. आप बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं, कभी कोई मटेरियल की कॉस्ट बहुत कम रहती है, लेबर की ज्यादा रहती है. हाँ, देयर कुड बी सम एक्सेप्शनल प्रोडक्ट्स वेयर मटेरियल कॉस्ट इज वेरी लेस बट लेबर कॉस्ट इज वेरी हाई. जैसे कोई मूर्तिकार है, वो पत्थर से मूर्ति बना रहा है, तो पत्थर तो ऐसे फुकट में मिल जाता है, लेकिन उसका लेबर जो है उसको तराश की मूर्ति बनाने का, उसी में तो ज्यादा कॉस्ट लगती है. तो दैट इज अ स्पेशल केस वेयर लेबर कॉस्ट इज मैक्सिमम, मटेरियल कॉस्ट इज निग्लिजिबल. देयर कुड बी अदर थिंग कि जहां पे जैसे गोल्ड ऑर्नामेंट्स है, डायमंड ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलर के पास जाके खरीदते हम, तो उसमें लेबर कॉस्ट बहुत कम रहती है, मटेरियल कॉस्ट 90-95% रहती है. आर यू फॉलोइंग? तो फिर भी हम एक जनरल स्टेटमेंट बोलते हैं कि भाई ये स्पेशल प्रोडक्ट्स हो गए, एक्सेप्शनल केस हो गए. इन जनरल द प्रोडक्ट, इन अ प्रोडक्ट द मैक्सिमम कॉस्ट इज मटेरियल्स कॉस्ट, एंड देयरफॉर इफ यू कंट्रोल द मटेरियल देन मैक्सिमम कॉस्ट विल बी कंट्रोल. अब कंट्रोल का मतलब क्या है? किसी चीज भी कंट्रोल करना है. मतलब क्या? जैसे मान लो आप हॉस्टल में रहते हो और आपको पिताजी ने सब एडमिशन वगैरह करा दिया हॉस्टल वगैरह में, कैब्स की फीस भर दी, सब कर दिया. फिर आपके हाथ में 5,000 रुपये दिए और बोले कि ये खर्चे कर, और खत्म हो जाएगा तो फिर बोल देना, फिर मैं डाल दूंगा बैंक में, तो एटीएम से निकालते जा. तो आपको लगा रहे वाह बढ़िया. तो आपने क्या किया, 5 दिन में 5,000 रुपये खर्च कर डाले. ठीक है. फिर पिताजी को फोन किया, पापा वो पैसे खत्म हो गए, और बोले 5 दिन में? मैंने तो सोचा था 1 महीना चलना चाहिए, 5,000 दे दिए, मतलब एक सब खर्चे तो पेमेंट करके आए थे.
अब ऊपर के खर्चे के लिए 5,000 तो बहुत हो गए ना एज ए स्टूडेंट। तो बोले आपने खर्चे कर डाले, तो पिताजी क्या बोलेंगे, अरे ऐसा नहीं बेटा, वो कम से कम 1 महीना तो चलाना था, तो कंट्रोल कर खर्चे पे। क्या कर, कंट्रोल कर, यानी कंट्रोल कर यानी क्या कर, और खर्चे बढ़ा, क्या कर, कंट्रोल कर मतलब खर्चे कम कर। अब कम यानी क्या करेंगे, तो जहां पे वेस्टफुल खर्चा होता होगा उसको अवॉइड कर। जैसे कॉफी पीने की इच्छा हो गई तो 2-3 दोस्तों को लेके चल बैठ गए सीसीडी में बैठ के। अब 2-3 दोस्त बैठ गए सीसीडी में, तो 500-600 का तो बिल कम से कम आएगा कॉफी का, एक कॉफी पिया तब भी, और 3 घंटे बर्बाद होंगे वो अलग, उसकी कॉस्ट निकाल ही नहीं रहे हम लोग, बराबर है ना। तो वहां का को पीना, अपना गोकुल में जाके पीने का, नहीं तो टपरी पे जो कट मिलती वो पीने का, तो 2 रुपए 5 रुपए में काम हो जाएगा, उसके जगह 200 रुपए कप पीने की क्या जरूरत है। सो दिस द वे यू कंट्रोल इट, बराबर है। तो टू कंट्रोल मीन्स व्हाट, टू रिड्यूस, यानी जहां कुछ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता होगा, जहां कोई चोरी चपाटी होती होंगी, जैसे मान लो खिस्से में से निकालते निकालते रास्ते पे गिर गए 1,000-2,000 की नोट, 1,000 की तो है नहीं अभी, 500-2,000 की नोट गिर गई, तो ये तो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हुआ ना आपका, वेस्ट लॉस हो गया। तो ऐसी जो चीजें हैं उसको अवॉइड करना, दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल। आर यू फॉलोइंग? तो फैक्ट्री में भी ये होता है, मटेरियल वेस्ट होता है, मटेरियल चोरी होता है, मटेरियल ज्यादा लग जाता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब जहां जहां हो सके हमें कॉस्ट को कंटेन करना है। कंटेन करना है मतलब कम करना है। तो कॉस्ट कम करेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। तो कोई भी कंपनी यही चाहती है, कोई भी बिजनेसमैन यही चाहता है कि अपना प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बढ़े, दिन दुगुने रात चौगुने बढ़े, ऐसा चाहता ना कोई भी बिजनेसमैन। तो यू ऑल्सो थिंक दैट वे। तो टू कंट्रोल मटेरियल कॉस्ट मीन्स वी शुड हैव सच चेक्स एंड बैलेंसेस, सच ए सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल दैट अवॉइड्स वेस्टेज, pilferage, theft and inefficiency of material। अब inefficiency of material मतलब ये कि मटेरियल जितना लगना चाहिए उतने में काम होना चाहिए, अनावश्यक मटेरियल नहीं लगना चाहिए। टू गिव एन एग्जांपल, जैसे मान लो कि आप 5 लीटर दूध लेते हो और उसको कढ़ाई में डाल के उबालते हो और उसका पूरा वेपर निकाल डालते हो, तो यू नॉर्मली गेट 1 kg ऑफ खोआ। 5 लीटर दूध को घोटने के बाद, बोलते हैं उसको, घोटने के बाद यू गेट 1 kg ऑफ खोआ। ये जनरल है। लेकिन आपको यदि 6 लीटर लग रहा होगा या 5 लीटर डाला आपने, लेकिन खोआ उधर 1 किलो की जगह 1.25 किलो ही निकला, आधा किलो ही निकला, इसका मतलब या तो दूध बेकार था, पानी पानी वाला था, या फिर वो आपने घोटते घोटते आधा गिरते गया कढ़ाई के बाहर, ऐसा वेस्ट हुआ। तो यदि आपको 1 किलो को 5 लीटर ही दूध लगता है तो आपकी मटेरियल इफिशियंसी बराबर है। लेकिन उससे ज्यादा दूध लग रहा होगा या आउटपुट उससे कम आ रहा होगा तो मटेरियल इनएफिशिएंसी है। तो ये भी अवॉइड करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फिर उसके बाद मटेरियल खरीद रहे हैं हम, तो मटेरियल खरीदते समय कम से कम भाव में लेना चाहिए कि नहीं, कि ज्यादा से ज्यादा भाव में लेना चाहिए। आपको यदि प्रॉफिट बढ़ाना है तो क्या होना चाहिए, मिनिमम रेट में खरीदना चाहिए ताकि कॉस्ट आपकी कम आएगी। ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन मटेरियल कंट्रोल। आर यू फॉलोइंग? तो वी हैव टू फर्स्ट कंट्रोल द मटेरियल। तो ये कंट्रोल शब्द हर जगह पे आएगा, आपके ऑडिट में भी आप पढ़ेंगे। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है। तो हर जगह पे इंटरनल कंट्रोल होना ही चाहिए। अपने घर में भी रहता है इंटरनल कंट्रोल कि नहीं रहता? जैसे मान लो कि भी वो तेल का डब्बा लेके आए, फल्ली तेल रहते ना अपना खाने का तेल, एडिबल ऑयल, एक डब्बा लेके आए, वो एकदम कितना 18 लीटर का होगा, 18 लीटर का डब्बा लेके आए। अब आपको जब भी सब्जी वब्जी करना है तो वो आप पैन रखेंगे गैस के ऊपर, फिर वो डब्बा उठा के तेल डालेंगे क्या उसमें? डालेंगे क्या? नहीं। तो पहले वो डब्बे से छोटे बॉटल में निकालेंगे। अब छोटे बॉटल में निकालते समय आधा गिर ही गया तो क्या फायदा उसका? तो वेस्टेज हो रहा ना आपका, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, फिर बोले अपने लायज का है कोई इतना एकदम 18 लीटर का डब्बा, 1-1 लीटर का पाउच लाना था ना, तो क्यों लाया हमने 18 लीटर का डब्बा? सस्ता मिलता है, ज्यादा खरीदते हैं तो सस्ता मिलता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू एड्रेस, मतलब वी हैव टू थिंक ऑफ द फर्स्ट थिंग, हाउ मच टू बाय। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू एड्रेस इज हाउ मच टू बाय। आप लिख सकते हैं इसको, हाउ मच टू बाय। ये क्वेश्चन हमको एड्रेस करना है। मतलब एट ए टाइम हमने कितनी क्वांटिटी खरीदनी चाहिए, एट ए टाइम हमने कितनी क्वांटिटी खरीदनी चाहिए, सो दैट
सो दैट क्या कॉस्ट कम से कम हो। बेसिक उद्देश्य क्या है हमारा, कॉस्ट कम करनी है, कंट्रोल करनी है। ठीक है, आप दो थोड़ा थोड़ा खरीदते जाएंगे, रोज जितना तेल लगता है उतना जाके लेके आए दुकान में से। अब कुछ लोग मजबूरीवश लाते हैं, जैसे लेबर्स रहते हैं, डेली वेजेस वर्कर, उनको हफ्ते में एक ही बार सैलरी मिलती है और थोड़ी सैलरी थी उनकी, तो दे कैन नॉट थिंक ऑफ बाइंग द होल पाउच ऑफ एटलीस्ट 1 लीटर। तो उनका कैसा रहता, रोज बेचारे 50 ग्राम या 50 मिलीलीटर या 100 मिलीलीटर तेल लाते हैं, इतो सा मिर्ची लाते, इतो सा मसाला लाते और अपना जमाते काम। लेकिन उसमें खर्चा उनका ज्यादा होता है। आप देखेंगे मॉल में सब डी मार्ट और ये वो सब जो खुल गया, वहां सस्ता मिलता, लेकिन वहां डेली वेज अर्नर जा सकता क्या, नहीं, वहां तो एकदम 5-5 10-10 किलो के बैग रखे रहते, लेना पड़ता आपको। तो ही डोंट हैव दैट मच मनी एट वन गो। तो इसलिए वो बाजू की दुकान है अपने यहाँ पे ऐसे टर्न मारते ना अपन, वहां छोटी सी किराने की दुकान है, वहां पर लेबर लोगों की गर्दी रहती है रोज सुबह शाम। तो कितने भी माल आ जाए, लेकिन जो डेली वेज वर्नर है उनके लिए तो छोटे रोड साइड दुकान जो रहते वही काम के हैं, तो थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं, बट उसके चलते उनको महंगा पड़ता है। बट हमारे इंडस्ट्री में ऐसा नहीं रहता, इंडस्ट्री में पैसे बहुत होते हैं, तो इंडस्ट्री डालता है कोई डेली वेजेस पे, इंडस्ट्री डालता है कोई नहीं। तो ये हम लोग इंडस्ट्री के लिए सोच रहे हैं। ये मैं घरगुती एग्जांपल इसलिए देता हूं कि हमें उसका परिचय है, वी नो व्हाट इट इज, तो उससे हमें समझ जाता है और वो हमें इंडस्ट्री में लगाना है। क्योंकि कॉस्टिंग की डेफिनेशन ही है, इट इज आर्ट साइंस एंड प्रैक्टिस, कॉमर्स नहीं है उसमें, इसलिए डिफिकल्ट जाता है कॉस्टिंग की। इट इज आर्ट साइंस एंड प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस है क्या, इफ यू हैव वर्क इन प्रैक्टिकल लाइफ देन यू अंडरस्टैंड बेटर। अब आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम करने में कम से कम इंटरमीडिएट पास होने के बाद आर्टिकलशिप शुरू करोगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपका शुरू होगा ना। तो तब तक के जो है वो आपको मैं अपने अनुभव से आपको अनुभव देने की कोशिश करूंगा, और उसमें मैं बड़े बड़े नाम लूंगा, इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम, उसके आइटम्स के नाम, तो वो और एक प्रॉब्लम हो जाएगा, समझेगा ही नहीं। ये अपने को मालूम है कि भैया डब्बा 18 लीटर का मिलता है, उसको ऐसा उल्टा करने से भर ढार आती है उसमें से, और छोटी बॉटल में डालना है तो नीचे गिरना ही है उसको। तो ये अपना डे टू डे अनुभव होना चाहिए आपका कि वो भी नहीं है, उतना तो होना चाहिए। ऑलराइट, तो बेसिक क्वेश्चन विच यू हैव टू एड्रेस इज हाउ मच टू ऑर्डर। हाउ मच टू ऑर्डर मतलब एक साथ कितना खरीदना है हमने। जैसे कुछ लोग कॉटन मार्केट जाते हैं, सब्जी सस्ती मिलती है इसलिए, सब्जी सस्ती मिलती है इसलिए कॉटन मार्केट जाते हैं, 8 दिन का एकदम लेके आते, 8 दिन की सब्जी एकदम लेके आते हैं। तो वो कॉटन मार्केट, होलसेल मार्केट जो रहता है वहां जाओगे तो वहां कम से कम कोई चीज लेने आपको तो कम से कम आपको 4 किलो 5 किलो लेना पड़ता है होलसेल मार्केट में। तो आलू लेने हैं, बटाटे आलू आप क्या बोलते, पोटैटो, वो लेने हैं तो एकदम 5 किलो। अब जिसके घर में 2 जन रहते हो करके क्या इतने का, लेकिन लेके आते 8 दिन का, क्या बोले महीना भर पूरेगा, हरकत नहीं, ज्यादा खराब नहीं होते। आजकल वो फ्रिज भी रहता है, फ्रिज यानी क्या, बासा कपाट बोलते हैं उसको, बासा कपाट मतलब हर चीज को बासा करके खाने का, दैट इज फ्रिज। ठीक है, तो बासा कपाट में रख देते। अब दूध नहीं लाते, फिर अपन महीने भर का लेके आओ, बोले वाह क्या होता, लाते क्या, नहीं दूध 1 दिन का लाते हैं, लेकिन सब्जी 8 दिन की लाते हैं, अनाज 1 महीने का लाते हैं। कुछ लोग सस्ता मिलता है इसलिए साल भर का लेके आते, जैसे अप्रैल में महीने में गेहूं के भाव दाम कम हो जाते, फसल आती है मार्केट में तो गेहूं के दाम काफी कम हो जाते, गेहूं चावल दाल इसके भाव अप्रैल में महीने में बहुत कम हो जाते। तो बहुत सारे लोगों के घर में सिस्टम है, साल भर का एकदम अनाज लेके आते और उसको अच्छी, अपने नाखून में धूप भी अच्छी आती है, उसको टेरेस पे सुखा के वगैरह बढ़िया पैक करके रख देते और फिर साल भर धीरे धीरे खाते हैं। क्या उद्देश्य है उसमें, कॉस्ट थोड़ा कम लगे, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। तो अभी हमें इंडस्ट्री में सोचना है हाउ मच टू बाय, मतलब एक साथ कितना खरीदना चाहिए। तो दैट विल डिपेंड अपॉन सो मेनी थिंग्स कि भैया उसका पेरिशेबल है क्या, अपना रिक्वायरमेंट कितना है, पहले तो रिक्वायरमेंट, हमारा रिक्वायरमेंट कितना है, साल में हमें कितना लगेगा, और फिर उसके हिसाब से हम सोचेंगे कि हमें कितना खरीदना है। तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स रहते हैं। एक तो रहता है कि हाउ मच वी रिक्वायर, जैसे मटेरियल है, ये कार बना रहे, मान लो आप कार बना रहे, तो पहले तो हमें साल भर में कितनी कार बनाएंगे इसका एक बजट बनाना पड़ेगा, इसका एक प्लान बनाना पड़ेगा, बजट है ना प्लान। तो आने वाले साल में मान लो हमने 5000 कारें बनाने की है, अच्छा डिसाइड किया, ये पर्टिकुलर मॉडल की कार 5000 बनाने की है। तो आप बताइए 5000 कारें बनानी है तो टायर कितने लगेंगे, बोलो जल्दी से, कितने लगेंगे, 25,000 लगेंगे। कुछ लोगों ने 20,000 सोचा होगा,
सोचा होगा ना। लेकिन एक नया एक टायर इसके साथ भी मिलता है ना, स्टेपनी में भी मिलता है मोस्टली, मतलब जनरली 4 टायर लगे हुए रहते हैं और एक अंदर स्पेयर व्हील रहता है, स्टेपनी बोलते हैं अपन उसको। 5 मिलते हैं, लेकिन कुछ कार मैन्युफैक्चरर 4 ही देते हैं। जैसे BMW कार वाले हैं तो वो स्टेपनी देते ही नहीं, दे डोंट गिव स्टेपनी। वो बोले हमारे लिए जरूरत नहीं। क्यों भाई? तो हमारे जो टायर है बोले रन फ्लैट टायर है, ठीक है कि रन फ्लैट टायर है। रन फ्लैट मतलब क्या पूरी हवा निकल जाए तब भी बोले हमारे टायर 500 किलोमीटर चलते हैं। तो बोले आपको बदलने की जरूरत नहीं, हवा गई भी तो चलाते रहो, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं। 500 किलोमीटर में कोई ना कोई पंक्चर वाला मिल ही जाएंगे ना, तब दुरुस्त कर लेना। अब उसको ये नहीं समझता कि 500 किलोमीटर हम बगैर हवा के टायर की गाड़ी चलाएंगे तो टायर काम में नहीं आता, पूरा बदलना पड़ेगा। और फिर एक टायर उसका महंगी गाड़ी है, टायर भी महंगा रहता, 17-18 हजार का एक टायर मिलेगा और अपने को जमता क्या ऐसा नहीं। आर यू फॉलोइंग? तो इसलिए BMW छोड़ के बाकी सारे कार वाले स्पेयर टायर देते हैं, वो नहीं देते। बट ये हमारे इंडिया में सिस्टम ज्यादा है। इफ यू हैपन टू गो टू यूरोप, अमेरिका, वो स्पेयर टायर वाला सिस्टम नहीं वहां पे। ज्यादातर जो स्पेयर टायर, मर्सिडीज जो गाड़ी आती है सबसे फेमस है, उसके स्पेयर टायर सिर्फ इंडिया में देता है, वो बाकी जगह नहीं देता, सिर्फ इंडिया में स्पेयर टायर देता है। क्योंकि उसके बगैर लोग गाड़ी नहीं लेते। बोले और क्या करेंगे, गाड़ी ले लिए, रास्ते में पंक्चर हो गए तो बैठेंगे क्या वहां? हट नहीं होना। तो हर एक कंट्री का अपना स्पेशल चीज रहता है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है अपने को। एनीवे, तो एक कार बनानी है तो आपको 5 टायर, एक गाड़ी के लिए 5 टायर, ऐसे 5000 कारें बनानी है तो 25,000 आपका एनुअल कंजम्पशन हो गया ना। अब ये 25,000 हम एक साथ खरीदेंगे तो सस्ते मिलेंगे नहीं मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। लेकिन एक साथ 25,000 टायर लेके आएंगे तो उसको रखने के लिए कितना बड़ा गोडाउन लगेगा, तो उसका रेंट कितना ज्यादा होगा, फिर उसमें पैसा इन्वॉल्व होगा अपना, विकत लेना पड़ेगा ना, कि फुकट देंगे कोई, विकत लेना पड़ेगा। एक एक टायर मल्टीप्लाइड बाय 25,000, इतने लाखों रुपए उसमें ब्लॉक हो जाएंगे। उसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? जैसे मान लो 25,000 टायर है, अब एक टायर की कीमत 5,000 भी पकड़ते आप तो कितने हो गए रे बा? कितने हो गए? 12 लाख नहीं, बहुत ज्यादा हो गए, 1250 लाख हो गए। 1250 लाख इतने सिर्फ टायर में घुस गए, बाकी आइटम तो लेने के ही है। अभी 1250 लाख, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा बैंक का, तो वो भी तो खर्चा होगा। तो इसलिए हमने इतनी ज्यादा नहीं खरीदना चाहिए, सस्ता मिलता है इसलिए क्या हुआ, तो समझ रहे हैं? तो हमने थोड़ा थोड़ा खरीदना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा नहीं, कितना हो सकता है 8-8 दिन की कंजम्पशन जितना है उतना ही खरीदो, 8-8 दिन का रिक्वायरमेंट है उतना खरीदो। तो उसमें क्या होगा, आपको बार बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो हर एक ऑर्डर प्लेस करने की भी कॉस्ट आती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो जितने ऑर्डर ज्यादा होंगे उतना ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट ज्यादा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो आप यदि तो देयर आर सर्टेन कॉस्ट। तो एक को हम बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर है, एक को हम बोलते हैं एनुअल कंजम्पशन। एनुअल, इसको लिख सकते हैं आप, एनुअल कंजम्पशन मतलब कोई भी स्पेयर पार्ट रॉ मटेरियल है, साल में कितना लगेगा, उसको बोलते हैं एनुअल कंजम्पशन। इसको हम नोट करते ए से, मतलब नोटेशन ABCD रहता है ना, अल्फा बीटा, फॉर्मूले नोटेशन से अच्छा लगता है इसलिए ए। तो अपन ने एनुअल कंजम्पशन को ए बोला, तो दुनिया में सबने ए बोलना चाहिए जरूरी नहीं है। हेलो, समझ रहे क्या? कोई इसको सी बोलेगा, नहीं तो कोई और कुछ बोलेगा। तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल कि भाई हम ए बोल रहे हैं, कोई सी बोलेगा कंजम्पशन का सी, कोई एसी बोलेगा एनुअल कंजम्पशन, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हम लोग इससे स्टिक करेंगे। ऑलराइट, यू हैव टू कीप योर माइंड फ्लेक्सिबल कि बाकी अलग तरीके से भी उसको नोटेशन आ सकते हैं। आर यू फॉलोइंग दिस? फिर उसके बाद एक रहता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम रहता है, सॉरी पर ऑर्डर, पर ऑर्डर, इसको बोलते ओ, कैपिटल ओ, जीरो नहीं है वो, कैपिटल ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अब आप बोलेंगे ऑर्डर प्लेस करने का को खर्चा आता, तो क्या अपने जैसा नहीं रहता कि घर में जो कोई कंजम्पशन है तो फोन कर दे दुकानदार को, भेज दे भैया हो गया काम, तो अपने को एक फोन कॉल का जितना खर्चा आएगा उतना ही आएगा। लेकिन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता, आपको 3-3 कोटेशन मंगवाने पड़ते हैं, उसका स्टडी करना पड़ता, उसमें लोएस्ट कौन सा है देखना पड़ता, उसके टर्म्स कंडीशन क्या है वो स्टडी करना पड़ता, फिर बाकायदा
टाइप करना पड़ता। एवरी ऑर्डर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पड़े ना आप, तो वो वैल्यू क्या है उसके हिसाब से स्टैम्प पेपर वगैरह सब यूज करना पड़ेगा, और फिर ऑर्डर उसको देना पड़ेगा 4-5 कॉपी। उसके ऊपर एक कॉपी के ऊपर वो, यानी उसको 2 कॉपी देंगे, एक कॉपी के ऊपर वो एक्नॉलेजमेंट देके कि वो एक्सेप्टेड ऑर्डर करके सही करके देगा। तो इसमें बहुत खर्चा आता है ना भैया। तो 200-300 रुपए तो एक ऑर्डर प्लेस करने को लग जाते, समझ लो आप। सिर्फ टाइपिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है 200-300 रुपए एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए लगते हैं इंडस्ट्री में। घर की बात अलग है, और फोन कर लेते, समझो अपने को महंगा भी मिला तो कौन बोलने वाला है मेरे को, क्या बोलने वाला है क्या? नहीं, जो चीज 500 में मिलती मैंने 600 मिली, तो आप बोलेंगे यार कर सर क्या क्या पागल हो आप, ये तो 500 में मिलता। मतलब होगा भैया तेरे क्या करेंगे। लेकिन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं चलेगा ना, क्योंकि आपने कम से कम भाव में लेना है ताकि आपका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो वी हैव टू वे, सो देयर विल बी ए कॉस्ट फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर। तो और एक रहता है कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, PUPA। इसको हम सिंबल यूज करते आय, सिंबल यूज करते आय, ठीक है। अभी कैरिंग कॉस्ट यानी क्या होता है वो समझ लो कि इफ यू वांट टू पुट समथिंग इन द स्टॉक एंड कैरी विथ यू, यानी आपके गोडाउन में पड़ा रहेगा माल, तो उसके ऊपर सबसे पहले जो कैपिटल ब्लॉक हो गया उसके ऊपर इंटरेस्ट का कॉस्ट आता है। मान लो कोई चीज 100 रुपए की है और वो हमने लाके गोडाउन में डाल दी और 1 साल भर पड़ी रही, तो 100 रुपए ब्लॉक हो गए ना हमारे। तो ये 100 रुपए पे हमको बैंक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि खरीदने के लिए हम वर्किंग कैपिटल का लोन लेते हैं, पता है आपको, वर्किंग कैपिटल लोन लेंगे हम, तो वो लोन का इंटरेस्ट रेट जो है वो होगा मान लो 12%। तो 100 रुपए पे 12 रुपए तो आपको इसके आ जाएंगे, 100 रुपए पे 12 रुपए इंटरेस्ट का खर्चा आ जाएंगे 1 यूनिट के लिए। आर यू फॉलोइंग? अब इंटरेस्ट के अलावा गोडाउन यदि रेंट का, किराए का है तो वो गोडाउन का रेंट भी आ गया, यदि खुद का है तो डेप्रिसिएशन आ गया। फिर कुछ चीजों को एयर कंडीशन में रखना पड़ता, मतलब कंट्रोल्ड टेम्परेचर में रखना पड़ता यदि रखना है तो। कुछ चीजें रहती कि जिसको कंट्रोल टेम्परेचर में रखना पड़ता, जैसे सब्जी भाजी लाते अपन तो फ्रिज में रखते हैं ना, चीज लाते हैं तो डीप फ्रिज में रखते हैं, चॉकलेट्स लाते हैं तो डीप फ्रिज में रखते हैं। तो ये फ्रिज तो 24 आवर चालू रहता है ना भैया आपका, तो वो भी पावर कॉस्ट भी देखना पड़ेगा आपको। तो ऑल दिस टुगेदर इज कॉल्ड एज कैरिंग कॉस्ट, ऑल दिस टुगेदर इज कॉल्ड एज कैरिंग कॉस्ट। अब आप एक समझ लीजिए कि जितनी क्वांटिटी एक साथ ज्यादा मंगवाओगे, एक साथ आप ज्यादा क्वांटिटी मंगवाओगे तो कैरिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी। आर यू फॉलोइंग? मान लो 25,000 टायर्स एक साथ खरीद लिए, तो पड़े रहेंगे ना गोडाउन में, धीरे धीरे खत्म होंगे साल भर में, लेकिन एवरेज में 12,500 टायर आपके गोडाउन में पड़े ही रहेंगे एवरेज में, क्योंकि एट द बिगिनिंग 0 और आपने 25,000 टायर खरीद लिए, तो मैक्सिमम 25,000, तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, इसको बोलते हैं एवरेज। तो एवरेज आएगा 12,500। तो 12,500 टायर्स आपके एवरेज में पड़े रहेंगे यदि आप 25,000 खरीदते हो, तो उसके ऊपर कैरिंग कॉस्ट ज्यादा आएंगी ना, उसके ऊपर कैरिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन एक ही ऑर्डर में साल का काम होगा, साल का काम एक ही ऑर्डर में हो जाएगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आएंगी, कैरिंग कॉस्ट ज्यादा आएंगी। लेकिन कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आने से मान लो कि हमने 8-8 दिन के ऑर्डर प्लेस किए, तो 52 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे हफ्ते में। 52 हफ्ते होते एक साल में। इन 1 ईयर देयर आर 52 वीक्स। सो इफ यू प्लेस द ऑर्डर ओनली फॉर 1 वीक, एक वीक का जितना कंजम्पशन है उतना है, थोड़ा मंगवाते गए, तो क्या होगा? 52 ऑर्डर्स प्लेस होंगे और एक एक ऑर्डर का कितना खर्चा था उसके हिसाब से ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेंगी, तो कैरिंग कॉस्ट कम होगी। आर यू फॉलोइंग? तो हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट ऐसे इंडिविजुअली किससे मतलब नहीं है, हमें चाहिए कि इसकी टोटल की कॉस्ट कम से कम हो, टोटल की कॉस्ट कम से कम हो। जैसा सी एक है मटेरियल्स कॉस्ट, एक और नोटेशन है मटेरियल्स कॉस्ट, मटेरियल्स कॉस्ट पर यूनिट, इसको हम बोलते हैं सी, मटेरियल्स कॉस्ट पर यूनिट, इसको बोलते सी। ठीक है, तो आपको पता है जितना ज्यादा खरीदते हैं उतना पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी? कम होगी। याद है क्या आपको? जैसे मान लो कि आप यहां पे गए, ये गोकुलपेट में गए, किराने का दुकान है कोई भी, उसको बोले वह गेहूं चाहिए, क्या भाव है? बोलता 30 रुपए किलो।
तो आप उसको बोलो कि मेरे को 1 क्विंटल चाहिए, 1 क्विंटल यानी 100 किलो। तो बोलेगा ठीक है, आपको इतवारी के भाव में दे देंगे। बोले क्या इतवारी के भाव यानी क्या? बोले आपको है ना 2 रुपए कम, यानी 28 रुपए पर किलो, यानी 30 रुपए पर किलो। यदि आप 4-5 किलो 10 किलो लेते हो तो रिटेल का भाव, लेकिन आप एकदम 1 क्विंटल लेते हो तो आपको बोलेगा 2 रुपए कम, मतलब 28 रुपए किलो मिल जाएगा आपको। तो क्वांटिटी ज्यादा खरीदते हैं तो रेट कम लगता है। इसको क्या बोलते हैं? बड़े पढ़े आप इसको, क्या बोलते हैं इसको? अपने टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं? नहीं सर, यदि आप क्वांटिटी ज्यादा खरीदते हैं तो कम भाव पड़ता है, रेट पर यूनिट कम लगता है कोई भी चीज में। तो इसको क्या बोलते हैं? नहीं, इसको बोलते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट। भूल गए आप? क्वांटिटी डिस्काउंट, इट इज नॉट ट्रेड डिस्काउंट, प्लीज नोट। ट्रेड डिस्काउंट अलग होता है, क्वांटिटी डिस्काउंट अलग होता है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है, आप ये पढ़ के आए हैं 11वीं में, ट्रेड डिस्काउंट 12वीं में, फिर सीपीटी में। ट्रेड डिस्काउंट इट इज नॉट टू बी अकाउंटेड फॉर पास द एंट्री फॉर परचेस फॉर नेट अमाउंट। पढ़े ना? जैसे मान लो कोई चीज है ट्रेड डिस्काउंट में आपको 5% मिल रहा है, तो उसका वैल्यू जो है परचेस वैल्यू वो 95% ही रिकॉर्ड करेंगे आप, खत्म। फिर आपको पढ़ाया गया ऐसा, बराबर है, वो गलत नहीं है कि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट अकाउंटेड फॉर। जनरली डिस्काउंट अकाउंट की हम एंट्री करते, डिस्काउंट अकाउंट अपने को मिला है तो क्रेडिट करते, अपन ने दिया किसी को तो डेबिट करते। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट न तो डेबिट होता ना तो क्रेडिट होता, नेट की एंट्री होती। ये 100 रुपए की चीज आपको 5% ट्रेड डिस्काउंट काट के 95 में मिली, तो आप सीधे परचेस की एंट्री 95 की करेंगी, और वो सामने वाला सेल की एंट्री सीधा 95 का ही करेगा। दैट ट्रेड डिस्काउंट, पता है ना आपको ये? बट क्वांटिटी डिस्काउंट इज डिफरेंट, इट इज नॉट ट्रेड डिस्काउंट। क्वांटिटी डिस्काउंट में भी नेट की एंट्री होगी, बट नाम अलग अलग है उसके और काम अलग अलग है। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि विद इन ट्रेड जो डिस्काउंट देते हैं वो, जैसे शांति लॉ हाउस में जाएंगे आप और एक टैक्स की किताब खरीदेंगे, इनकम टैक्स की किताब खरीद ली मान लो आपने, तो उसके ऊपर प्रिंटेड प्राइस लिखा है 1000 रुपए, प्रिंटेड प्राइस लिखा है 1000 रुपए, ठीक है। तो आप उसको कितने देंगे? एमआरपी लिखा रहता है ना, एमआरपी 1000 रुपए, तो शांति लॉ वाले कितने देंगे आप? कितने देंगे? 1000 देंगे। वो 1000 लेंगे ना आपसे, देंगे। फिर वो कितने में लाता होगा? 1000 में लाता होगा क्या? नहीं, वो भी 1000 में लाएंगे ना आपको 1000 में देंगे, तो वो क्या सोशल वर्क करने के लिए बैठा है क्या वहां पे? चैरिटी करने के लिए बैठा है क्या? नहीं, तो ही विल गेट इट फॉर 800 रुपीज। तो जिसके ऊपर प्रिंटेड प्राइस 1000 है वो उसको 20% कम में मिल रहा है, 800 में मिल रहा है, तो उसके परचेसेस 800 ही हो गए। तो ये जो 200 का उसको दिया है डिस्काउंट, दिस इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि ये ट्रेड है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, देन रिटेलर। तो मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, ये अपने आप ये आपस में जो डिस्काउंट देते हैं विद इन ट्रेड, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब आप मान लो कि उसको बोले शांति लॉ हाउस वाले को कि भैया कितने का किताब है? 1000। तो मालूम है? बोले हमको 1000। हमको कितने का देता? बोल। तो बोले कितने का है? नहीं क्या लिखा है ना उसके ऊपर, एमआरपी 1000 में ही देंगे। फिर आप 20-25 लोग मिलके गए, बोले हमको 25 लोगों को 25 किताब चाहिए, 25 कॉपी चाहिए, बोल कितने में देता? तो फिर वो जरा सोचेंगे एक बार, एक साथ 25 बिकेंगे। बोले ठीक है, मैं आपको 100 रुपए कम लगा दूंगा, तो आपको 1000 का 900 में दे रहा है। अब आप बिजनेसमैन हो क्या? आर यू इन द चैनल चेन में है क्या आप? पब्लिशर, सेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इसके चैनल में हो क्या? यू आर अ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर होने के बाद भी आपको कोई डिस्काउंट दिया, क्यों दिया? क्वांटिटी ज्यादा खरीदी एक साथ इसलिए दिया, उसको बोलते क्वांटिटी डिस्काउंट, उसको बोलते। सो देयर इज स्मॉल डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन टू द पीपल हु आर विद इन ट्रेड, मतलब वो जो बिजनेस चेन है उसके अंदर कोई है और उसको कोई अपने आप में डिस्काउंट देते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट। और कोई चीज बल्क में खरीदता है इसलिए उसको डिस्काउंट मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटी डिस्काउंट। आर यू फॉलोइंग? अब जो मैन्युफैक्चरर है, जो रॉ मटेरियल खरीदता है, तो उसको तो ट्रेड डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके बाद ऊपर ओवर एंड अबव ट्रेड डिस्काउंट ही मे ऑल्सो गेट क्वांटिटी डिस्काउंट। आर यू फॉलोइंग? रॉ मटेरियल और ट्रेड डिस्काउंट तो मिलेगा ही उसको, लेकिन उसके ऊपर बल्क ऑर्डर प्लेस करता है तो उसको हो सकता है कि क्वांटिटी डिस्काउंट भी मिले। मतलब आप जनरल ख्याल में रखिए कि यदि क्वांटिटी ज्यादा खरीदने से जो आपको पर यूनिट रेट में कमी होती है, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटी डिस्काउंट। ऐसा नहीं क्वांटिटी में डिस्काउंट,
कोई 1000 यूनिट खरीदो 900 मिलेंगे, हेलो, ठीक है। क्वांटिटी डिस्काउंट ऐसा नहीं बोलना, क्वांटिटी में डिस्काउंट, यानी हमने 1000 यूनिट खरीद लिए, उसने 900 भेज दिए, बाकी 100 काट लिए। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो उल्टा महंगा पड़ा ना हमको। 1000 यूनिट का बिल बना, 900 यूनिट भेज दिए, 10% क्वांटिटी कट, क्वांटिटी कट हो गया, डिस्काउंट नहीं हुआ। तो आप मानेंगे क्या ऐसा? नहीं। तो क्वांटिटी डिस्काउंट इज नॉट डिस्काउंट इन क्वांटिटी। क्वांटिटी डिस्काउंट मीन्स व्हाट? If you buy in bulk, if you buy in huge quantity, the seller will reduce the per unit price. So that discount in per unit price, that will be called as quantity discount. But अपने तो पैसे बचेंगे ना भैया, ज्यादा खरीदेंगे तो क्वांटिटी डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और इससे हमें करना क्या है फिर? हमें ये निकालना है कि कितनी क्वांटिटी हम एट ए टाइम बाय करें, सो दैट ये सबका सब मिनिमम होना चाहिए। सबका सब यानी क्या? ऑर्डरिंग कॉस्ट साल की, कैरिंग कॉस्ट साल भर की, और मटेरियल कॉस्ट साल भर की, ये तीनों की टोटल कम से कम हो। हमें कोई इंडिविजुअल से लेना देना नहीं, ओवरऑल हमारे कॉस्ट कम पड़ना चाहिए। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो ऐसी क्वांटिटी ढूंढ के निकालना जिसके लिए साल भर की मटेरियल कॉस्ट, साल भर की ऑर्डरिंग कॉस्ट और साल भर की कैरिंग कॉस्ट टोटल कम से कम आए, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं EOQ। तो जिसको हमने बोला हाउ मच टू ऑर्डर और हाउ मच टू बाय एट ए टाइम, दिस इज ऑल इज कॉल्ड एज EOQ, शॉर्ट में EOQ। फिर नीचे लिख दीजिए आप EOQ का फुल फॉर्म और डेफिनेशन। EOQ का फुल फॉर्म लिख लीजिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ का फुल फॉर्म लिख लेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। अब ये होता क्या है? डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन, इट इज दैट ऑर्डर क्वांटिटी, इट इज दैट ऑर्डर क्वांटिटी फॉर विच total of materials cost, comma, carrying cost and ordering cost is minimum for the given period, गिवन पीरियड के बाद ब्रैकेट में लिखिए जनरली 1 ईयर, क्योंकि साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साल में एक बार बनाते ना अपन, इसलिए जनरली 1 ईयर। मतलब क्या हुआ समझा आपको? यानी हमें ऐसी क्वांटिटी ढूंढ के निकालना है, कि जिसके लिए मटेरियल की कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, इन तीनों की टोटल साल भर के लिए कम से कम हो। तो साल भर हमें जितना कंजम्पशन करना है वही करेंगे हम। जैसे हमें 25,000 टायर चाहिए तो 25,000 खरीदेंगे, लेकिन वो इकट्ठा खरीदना कि 5-5 हजार खरीदना कि 1-1 हजार खरीदना कि 2-2 हजार खरीदना, कितनी क्वांटिटी खरीदना, सो दैट द टोटल ऑफ ऑल दीज 3 बिकम्स मिनिमम, ये ढूंढ के निकालना, उसको बोलते EOQ। आर यू फॉलोइंग? हैव अंडरस्टूड व्हाट इज EOQ? और इसके ऊपर प्रॉब्लम आते एग्जाम में, जनरली यू गेट अ क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। मटेरियल में भी बहुत सारे टॉपिक्स है, उसमें पहला टॉपिक है EOQ, मतलब हाउ मच टू ऑर्डर और हाउ मच टू बाय, एट ए टाइम। तो एक प्रॉब्लम करते, बता देते आपको कैसे करते। लिखिए प्रॉब्लम, लिखिए आप, एनुअल कंजम्पशन 3,60,000 kg, annual consumption 3,60,000 kg, लिख दिया। ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹100 पर ऑर्डर, ₹100 पर ऑर्डर। मटेरियल्स कॉस्ट ₹8
पर यूनिट, पर केजी, केजी में है ना, पर केजी, पर केजी। तो मटेरियल का भाव है 8 रुपये पर केजी, ठीक है। देन इंटरेस्ट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, interest, insurance, etc. is 25% of cost। मतलब क्या होता है कि जैसे कोई चीज हम स्टोर्स में रखते हैं, जैसे बड़े बड़े दुकानदार है, अब ये दुकान, एक कोई भी कपड़े की दुकान ले लीजिए, किराने की दुकान, कपड़े की दुकान लेंगे तो 25-30 लाख का तो स्टॉक रहता है उसका, 25-30 लाख का माल की वैल्यू स्टॉक रहता है उसका। अब 25-30 लाख का माल पड़ा है दुकान में और रात को दुकान को चाबी ताला लगा के घर चला जाता है ना भैया। अब वो ताला तोड़ने में क्या टाइम लगता है? फिर लगता क्या टाइम? कुछ टाइम नहीं लगता। वो एक अपना वो क्रोबार बोलते हैं उसको, सब्बल जिसको बोलते हैं अपन हिंदी में, ऐसा नहीं, एक रॉड लोहे का ले लो और उसमें ताले में डालो और ऐसा करो, खट से टूट जाता, कितना ही बड़ा ताला हो। तो ताला मजबूत है तो वो कड़ी टूट जाती, कड़ी के साथ नीचे आता। तो 25 लाख का माल पड़ा है, रात को नींद आएगी कि बिजनेसमैन को? आएंगी क्या? नहीं आएंगी। तो क्या उपाय उसके लिए? इंश्योरेंस। तो स्टॉक जो पड़ा है उसका इंश्योरेंस ले लो, तो इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा, मे भी उसको साल का 10-12 हजार भरना पड़ेगा प्रीमियम, और 12 हजार साल का भर दे भैया, ठीक है, और चैन की नींद ले। ताला तो लगाना ही है उसने, चौकीदार भी रखना है, ताला भी लगाना है। उसके बावजूद चोरी हो गई, मान लो चोरी हो सकती है, माल जल सकता है, आग लग सकती है, शॉर्ट सर्किट होकर आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जलिज गया मान लो, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको भर के देती है। तो उसको दिमाग को तो शांति हो गई ना उसकी, कि नहीं? हेलो, आर यू फॉलोइंग दिस? दिमाग को शांति हो गई। तो बट उसकी कॉस्ट तो आएगी ना भैया, फुकट में शांति थोड़ी मिलेंगी। दिमाग की शांति फुकट में तो नहीं मिलेगी ना, 12 हजार रुपये देना पड़ेगा उसको। तो वो भी आपकी, अच्छा वो इंश्योरेंस कैसा रहेगा? अब जितना माल ज्यादा रखोगे उतना इंश्योरेंस का कॉस्ट ज्यादा आएगा, कि नहीं आएगा? आएगा। ऐसा नहीं कि आप उसको बोल दिए 1 लाख का माल रहता है और इंश्योरेंस 2000 भर दिए और 2-2 करोड़ का माल अंदर रख रहे हो, तो होगा क्या? कर सकते आप वैसा, लेकिन वो 1 लाख ही रुपए देंगे, फिर आपका 2 लाख का माल जलने के बाद भी 2 करोड़ का माल जलने के 1 ही लाख, क्योंकि इंश्योरेंस आपने 1 ही लाख का किया। तो जितना ज्यादा स्टॉक रखेंगे उतना ज्यादा इंश्योरेंस भी आएगा। मतलब और क्वांटिटी ज्यादा लेंगे तो स्टॉक ज्यादा पड़ा रहेगा, तो ज्यादा कॉस्ट आएगी, तो इंश्योरेंस ज्यादा आएगा, तो कैरिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो दिस टुगेदर, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा टुगेदर इज कॉल्ड एज कैरिंग कॉस्ट। और वो कितना है? 25% ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी है 1 यूनिट की? बोलो, प्रॉब्लम है ना आपके पास? 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 8 रुपए। अब उसका 25% इंटरेस्ट और इंश्योरेंस वगैरह आ जाता है पर एनम, ऑफ कोर्स 25% पर एनम। तो 8 रुपए का 25% कितना हो गया? 2 रुपया। तो इसलिए आय हो गया हमारा 8 × 25%, दैट इज इक्वल टू ₹2। ये समझा ना? ये परसेंटेज कभी भी कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट का रहेगा। तो आय ने क्या है बोलो? सिर्फ आधा नहीं बोलने का भैया। आय क्या है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। पूरा बोलना, ध्यान रखो। आधा बोले तो इधर आधा रजिस्टर होता है और फिर समझता नहीं। पूरा बोलेंगे तो जो बोलेंगे वो इधर रजिस्टर होता है, रिकॉर्ड होता है आपके हार्ड डिस्क में। वॉट एवर यू रिपीट इट इज सेव्ड इन द हार्ड डिस्क। और आप आधा बोलेंगे तो आधा ही से होगा, फिर कंफ्यूजन और फिर प्रॉब्लम गलत। तो आय बोलने से इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट या मटेरियल या स्टॉक कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। 1 यूनिट 1 साल भर स्टॉक में रखना है तो 2 रुपए पड़ेगा। इसका मतलब 2 यूनिट रखने हैं तो 4 रुपए पड़ेगा, 100 यूनिट रखने हैं तो 100 × 2 200 रुपए लगेंगे साल भर के। और अपने साल भर का हिसाब करना है। अब प्रॉब्लम में करना क्या है वो लिख लीजिए। फाइंड EOQ, फाइंड EOQ, बस। तो EOQ यानी क्या? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब क्या? ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी जिससे मटेरियल की कॉस्ट, ऑर्डरिंग की कॉस्ट और कैरिंग की कॉस्ट तीनों मिलके मिनिमम आ जाए साल भर के लिए। हिसाब करेंगे साल भर का। इज दैट क्लियर? तो अभी हमें करना है
अब साल भर का कंजम्पशन कितना हमारा 3,60,000। तो हम सोच सकते हैं कि हमें कितना लेना है। तो हो सकता है कि हम पूरे 3,60,000 किलो एक साथ ले, हो सकता है 10,000 किलो ले, हो सकता है 20,000 किलो ले, कुछ भी ले। तो हमें करना क्या है, हमें ऐसी अलग अलग क्वांटिटी ले लेके कैलकुलेट कर करके फिर देखना है कौन से क्वांटिटी के लिए कम से कम आता है। दैट इज ईओक्यू। नहीं समझा? हम क्या करेंगे, अलग अलग क्वांटिटी ले लेके देखेंगे, समझ रहे हैं ना, और उससे टोटल कॉस्ट कितनी आती है वो निकालेंगे, और वो कम से कम किसके लिए आती है वो निकालेंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग? बोले ये तो बहुत गजब हो गया। गजब नहीं है, ऐसे ही करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए अपने थोड़ा सिस्टमैटिक बनाना चाहिए। एग्जाम में वो क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब्सटेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बट प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो अपने कैसे टेबल बनाएंगे और उसमें कैलकुलेट करते जाएंगे। तो एक टेबल बनाते हैं, हमारे साथ बनाइए आप। वहां टेबल का टाइटल डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट पर एनम। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट पर एनम, ऐसा हमारा टाइटल बना। फिर उसमें बहुत सारे कॉलम्स रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा ऑर्डर क्वांटिटी, एट ए टाइम कितना ऑर्डर करना है, तो उसको बोलते हैं ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी। फिर अपने को कैरिंग कॉस्ट, नहीं पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट, तीनों की टोटल करनी है। इसलिए पहला लिखेंगे हम ऑर्डर क्वांटिटी को हम बोलेंगे क्यू, सिंबल देंगे क्यू। आपको मेरे साथ बनाना भी है टेबल, ऑर्डर क्वांटिटी क्यू। फिर नेक्स्ट कॉलम बनेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम। रुपीस, यहां पे क्वांटिटी है केजी में रहेगा। इस प्रॉब्लम में, कोई प्रॉब्लम में लीटर रहेगा, कोई में यूनिट रहेगा। ऑर्डर कॉस्ट पर एनम। फिर कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर एनम, वो भी रुपीस में रहेगा। फिर मटेरियल्स कॉस्ट, मटेरियल्स कॉस्ट पर एनम, ये भी रुपीस में रहेगा। और ये तीनों की टोटल, पर एनम, ये भी रुपीस में रहेगा। ऐसा एक टेबल बनाइए। ठीक है, यहां तक समझा है? अब ये टेबल हमने ऐसा क्यों बनाया वो समझ लो। पहले याद नहीं करना, जैसे अपन फॉर्मेट याद करते कि वो 11वीं 12वीं में बहुत गलत तरीके से पढ़ाते आपको कुछ लोग। वो बिल्कुल एकदम P&L का फॉर्मेट बना देते, फिर अपना परचेसेस सेल्स लिखते जाओ, फॉर्म भरते जाओ। फॉर्म भरना इज नॉट स्टडिंग। और यहाँ फॉर्म भरने से नहीं चलेगा कॉस्टिंग में। एवरी प्रॉब्लम विल हैव डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट फॉर्मेट। तो फॉर्मेट याद नहीं करना। हमने ऐसा फॉर्मेट क्यों बनाया वो सोचो कि हमें अलग अलग ऑर्डर क्वांटिटी के लिए टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो इसलिए हमने पहले कॉलम बनाया अलग अलग ऑर्डर क्वांटिटी और आखिरी कॉलम बनाया टोटल कॉस्ट। फिर ये टोटल कॉस्ट 3 से डिफर करता है, 3 पे डिपेंड करता है। एक तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक कैरिंग कॉस्ट, एक मटेरियल कॉस्ट। बस कॉमन सेंस है कि नहीं बोलो? तो टेबल याद करने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, कॉमन सेंस से करो। अब अपने को टोटल एनुअल कंजम्पशन कितना आपका 3,60,000 है ना। एनुअल कंजम्पशन 3,60,000 है। आपने लिख लिया कि नहीं? ऐसा लगे तो लिख लीजिए, ए के सामने 3,60,000 जैसे मैंने लिखा है वैसे आप लिख लीजिए उसमें, ताकि आपको प्रॉब्लम फटाफट दिखेगा। लिखा है कि नहीं? जो प्रॉब्लम लिखा या जो यहाँ पे डेटा है ना मेरे पास, वैसा मैंने लिखा वैसा आप लिख लीजिए उसको। ए इज 3,06,000 kg, O is 100 rupees per order, I is 8 into 25% equal to 2, C equal to 8 per kg। बस इतना लिख लो आप।
लिख लिया इतना। फिर अब साल भर का 360 है, तो अपने को अलग अलग क्वांटिटी लेके देखना है, तो थोड़ा सा अपन कम लेते पहले। मान लो साल भर में 360 है, तो महीने भर में कितना होगा, कितना होगा, 30,000 होगा ना। तो 30,000 लेके देखते एक साथ। तो पहले हम लिखते हैं यहां पे 30,000 kg। समझ रहा है? तो हमने ये सोच लिया, हम ये नहीं बोल रहे कि 30,000 में कम से कम कॉस्ट आएंगी, हम ये बोल रहे कि 30,000 लिए तो कितनी आएंगी कैलकुलेट करते हैं पहले, एट ए टाइम 30,000। तो 30,000 ऐसे साल भर में कितने बार मंगवाना पड़ेगा, 12 बार। कैसा आया 12, कैसा है, 3,60,000 डिवाइड बाय 30,000, 12। फिर 12 ऑर्डर हो गए, एक ऑर्डर के लिए कितना लगता, कितना लगता, 100। तो 12 ऑर्डर को कितना लगेगा, 1200। तो यहां मैं लिख दूं 1200। अब ये कुछ लोगों को बोला प्रॉब्लम आएगा, ये कैसा क्या आया। अब ध्यान दो एक बार और, भाई एक साथ 30,000 मांगने का तय हो गया, साल भर में 3,60,000 लेना है, तो 3,60,000 डिवाइड बाय 30,000 करो, 12 आ जाएंगे। एक ऑर्डर को लगते 100 रुपए, तो 12 ऑर्डर को 1200 रुपए। बहुत भारी बात है क्या, नहीं। कुछ लोगों को इसके लिए भी फार्मूला लगता है। तो आई एम देयर फॉर एवरीबडी, जिनको फार्मूले से चाहिए फार्मूले से, इनको समझ के करना है उनको पहले समझ के। तो ये हमारा 1200 कैसा आया, तो हमने किया A/Q इंटू O, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। नहीं हो गया क्या, क्या किया हमने, 3,60,000 को 30,000 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाइड बाय 100 किया और आ गया 1200। समझा है क्या? लेकिन ऐसा क्यों किया, समझा ना। तो A/Q इंटू O क्या है हमारा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। ए एनुअल कंजम्पशन, Q ऑर्डर क्वांटिटी, तो A/Q आएंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स और उसको पर ऑर्डर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल। बहुत कॉमन सेंस है कि नहीं, आम और जाम के बाहर नहीं है। आम और जाम मतलब 4 रुपए में एक आम, तो 12 रुपए में कितने आम, 48, उससे ज्यादा नहीं है। हैंगा तो बताओ मेरे को, पूरा कॉस्टिंग ऐसा है सर, लोग हवा बनाते, बहुत भारी है बोले, कुछ भी भारी नहीं है, एकदम सिंपल है। कॉमन सेंस से करो और समझ के करो, हर चीज याद मत करो। प्रेजेंटेशन के लिए ये लिखना जरूरी है, A/Q इंटू O एग्जामिनर के लिए, लेकिन हमको समझ के फिर फॉर्मूला लिखना है। फिर उसके बाद कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट पे देखेंगे कि देखिए हमने कितना डिसाइड किया एट ए टाइम कॉल करने का, कितना, 30,000 यूनिट्स हमने डिसाइड किया है, बराबर है ना। देखिए इधर मैं थोड़ा समझा रहा हूं आपको, आप चाहे तो अलग पेपर पे यानी अलग पेज पे ये ऐसा ग्राफ भी निकाल सकते हैं, बट पहले समझ लो कि ये यूनिट्स है, इधर यूनिट्स, यूनिट्स केजी में। तो हमने डिसाइड किया कि 30,000 यूनिट हम मंगवाएंगे, 30,000 किलो मंगवाएंगे, ठीक है ना। ऑलराइट, अब पहले दिन हमारे पास इधर डेज लिखते हैं हम, डेज। एक मैंने आई एम प्लॉटिंग अ ग्राफ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ऑन एक्स एक्सिस आई एम प्लॉटिंग डेज, ऑन वाई एक्सिस यूनिट्स। तो पहले तो हमारे पास शून्य था, स्टॉक कुछ नहीं था। फिर हमने 30,000 का ऑर्डर मंगवाया, तो 30,000 का आ गया। तो ये हमारा स्टॉक लेवल 0 से एकदम से यहां पहुंच जाएगा 30,000 में। दिख रहा क्या आपको, 30,000 में पहुंच जाएगा। पहले शून्य था, शून्य से एकदम 30,000 हो जाएगा जैसे ही माल आएगा। और फिर 3,60,000 साल का कंजम्पशन है ना, तो साल भर में दिन कितने होते हैं साहब, 360, 65 होते हैं। लेकिन 5 दिन छोड़ दो ना, कभी तो छुट्टी रहती, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, वैलेंटाइन डे, कुछ तो छोड़ दो। तो 3,60,000 डिवाइड बाय 360 करो, कितने आ गए, 3,60,000 डिवाइड बाय 360 कितने आ गए, 1000। नहीं आए क्या? तो ये 1000 क्या है, पर डे कंजम्पशन, यानी साल भर में हम कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम मतलब प्रोडक्शन के लिए, हम नहीं खाएंगे, प्रोडक्शन के लिए लगेंगे। साल भर में प्रोडक्शन के लिए 3,60,000 किलो लगेगा मटेरियल, तो पर डे एवरेज में 1000 किलो लगेगा ना। तो पहले दिन डे 1 को बैलेंस क्या हो जाएगा, डे 1 को हम आएंगे फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे में बैलेंस क्या होगा, 30,000 लाए थे, कितने होंगे
29,000 होगा, होगा ना। फिर दूसरे दिन कितना होगा? 28,000 बचेगा। तीसरे दिन कितना बचेगा? 27। ऐसा करते करते तीसरे दिन क्या होगा? क्या होगा? 0 होगा। तो तीसरे दिन 0। तो ऐसा कम 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 होते जाएंगे, 30,000, 29,000, 28,000, 30,000। फिर हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया, फिर क्या करेंगे हम? फिर नेक्स्ट ऑर्डर, फिर बोलेंगे सप्लायर को भेज 30,000 भेज, फिर भेज। फिर 30,000 जैसे ही भेज दिया तो ऐसा हमारा स्टॉक फिर से 30,000 पे पहुंच जाएगा। स्टॉक आ जाएगा 30,000 का माल, फिर स्टॉक लेवल 30,000 हो जाएगी। फिर रोज 1,000 हम कंज्यूम करेंगे। तो ऐसा करते करते 90वें दिन क्या होगा? फिर 0 हो जाएगा। 90 नहीं, 60वें दिन, 60वें दिन, 60वें दिन फिर से 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम? फिर नेक्स्ट कंसाइनमेंट, नेक्स्ट ऑर्डर, रिपीट ऑर्डर, फिर कितना आएगा? 30,000। फिर से क्या होगा? कम कम होते जाएगा। तो ऐसा क्या हो रहा है हमारा कि जो स्टॉक है वो कम से कम 0 रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 30,000। फिर 30,000, 29,000, 28,000, फिर 0, फिर 30,000, 28, 27, 29, फिर 0। तो इसका मतलब एवरेज कितना रहेगा फिर हमारे पास? एवरेज स्टॉक कितना रहेगा? कितना रहेगा? 15,000 रहेगा। बोले कैसा क्या आया 15,000? तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। 15,000 कैसा है बताता हूं। मान लो 30,000 ज्यादा होता है, मान लो 10-10 यूनिट ही मंगवा रहे हैं, मान लो 10-10 मंगवा रहे हैं, ठीक है। तो पहले दिन 10 थे, फिर मान लो रोज का 1 यूनिट कंज्यूम करते, दूसरे दिन कितने बचेंगे? या 2 यूनिट कंज्यूम करते, मान लो रोज 2 यूनिट, तो दूसरे दिन कितने बचेंगे? 8। फिर कितने बचेंगे? 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0। अब कभी बैलेंस 10 था, कभी 8 था, कभी 0 था। इसका एवरेज निकालना है। एवरेज पढ़े ना हम, क्या? टोटल मारो, टोटल मारो। 10, 8, 18, 18 और 6 26, 26 और 4 30, 30 और 2 32, 32 और 0 कितना था टोटल? 30। टोटल 30 आ रहा है? आपने किया ना? ओके। अब एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करेंगे। 30 डिवाइड बाय 6 कितना है? 5। ये एवरेज आया ना? ये मानते कि नहीं मानते? मानते ना एवरेज को। अब आप एक चीज पढ़े जो भूल गए, सीपीटी में मैथमेटिक्स में पढ़े थे, मुझे याद है, स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू इज कांस्टेंट इट इज कॉल्ड एज, इफ द डिफरेंस इज कांस्टेंट इट इज कॉल्ड एज, भूल गए पूरा, अरिथमेटिक सीरीज और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड इफ इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। पढ़े कि नहीं पढ़े? फर्स्ट टर्म 0, लास्ट टर्म 10, नहीं तो फर्स्ट टर्म 10, लास्ट टर्म 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 5। ये 5 ऐसा आता है, बराबर है। तो जब टोटल ऑर्डर क्वांटिटी 10 है तो एवरेज कितना आ गया? 5। तो टोटल ऑर्डर क्वांटिटी यदि 30,000 है तो एवरेज कितना आएगा? 15। कि नहीं आएगा? 15। तो ये होगा एवरेज स्टॉक लेवल आपका 15,000 किलो। ये समझा क्या? तो इन्हें कभी 30,000 है, कभी आप चाहे तो करके देखो, आप घर जाके कागज पे लिखो 30,000, 29,000, 28,000, 27 अप टू 0, और फिर टोटल करो और टोटल आइटम से डिवाइड करो, बराबर 15,000 आएगा। मैंने 10 के लिए करके बताया कि विश्वास नहीं है अभी भी? है विश्वास? है। तो इसका मतलब ऑर्डर क्वांटिटी जितनी होंगी उसका आधा, दैट विल योर एवरेज स्टॉक। क्यों? ज्यादा से ज्यादा 30,000, कम से कम 0, 30,000 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 यानी 30,000 डिवाइड बाय 2। तो हमारा एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होगा Q बाय 2। Q क्या है? 30,000 है, Q बाय 2। तो एवरेज स्टॉक कितना हो गया? Q बाय 2 यूनिट्स। हेलो, समझ रहे हैं क्या? पहले देख लो, पहले बाद में लिखो। एवरेज स्टॉक क्या हुआ? Q बाय 2 यूनिट्स। अब 1 यूनिट कैरी करने के लिए कितना खर्चा आता? 1 यूनिट कैरी करने का खर्चा कितना आता? 2 रुपए। तो फिर 15,000 के लिए कितना आएगा? 15 इंटू 2 30,000, यानी Q बाय 2 इंटू आई। ये हो गया हमारा यहाँ पे फॉर्मूला कैरिंग कॉस्ट का, Q बाय 2 इंटू आई। ये समझा ना? Q बाय 2 क्यों करते? Q बाय 2 वाई वी डू Q बाय 2? एवरेज निकालने के लिए।
एवरेज क्यू बाय टू क्यों आता? क्यू प्लस 0 डिवाइड बाय 2 यानी क्यू बाय 2, क्योंकि आपने देखा ना मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 एवरेज आता है। और ये फॉलोइंग, और एक यूनिट के लिए आए तो क्यू बाय 2 यूनिट के लिए कितना? तो क्यू बाय 2 इंटू आए, तो यहां पे क्या होगा? 30,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 बरोबर 30,000 रुपए। डू एग्री? यानी साल भर में आपको 30,000 रुपए खर्चा आएगा कैरिंग कॉस्ट। ऑलराइट, समझ रहा है ना? फिर मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगेंगी पर एनम? तो साल में भर में कंजम्पशन कितना है बोलो? 3,60,000। एक यूनिट की मटेरियल कॉस्ट कितनी है? एक यूनिट की मटेरियल कॉस्ट 8 रुपए, तो 3,60,000 की कितनी पर एनम निकालना ना अपने को, तो क्या करना पड़ेगा? 3,60,000 इंटू 8, यानी फॉर्मूला क्या हो गया? ए इंटू सी। ए है आपका 3,60,000 इंटू सी है 8 रुपए, 3,60,000 इंटू 8, तो ये आ गया 28,80,000। डू यू एग्री? अब इन तीनों की टोटल समझाना पड़ता क्या? प्लस 30,000 प्लस 1,200, टोटल कितनी आ गई? 29,11,200। अब इसका मतलब समझ लो क्या है कि यदि हम 30,000 यूनिट एट ए टाइम लाते हैं, यदि हम 30,000 यूनिट एट ए टाइम लाते हैं, तो मटेरियल का कॉस्ट प्लस कैरिंग का कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग का कॉस्ट तीनों मिला के हमें 29,11,200 लगेंगे साल भर में। आर यू फॉलोइंग? अब हम थोड़ी क्वांटिटी और कम करके देखते हैं, क्वांटिटी जो है और कम करके देखते हैं। अब कौन सी लेते बोलो? 30,000 से कब लेना है मेरे को? मान लो ज्यादा भी ले सकते हैं, बट अपने को क्या करना है? अलग अलग क्वांटिटी ले लेके देखना है, और जिसके लिए वो टोटल कम से कम आएंगी वो आंसर। समझ रहे हैं ना? तो अभी 30,000 होगा, अब कौन सी लेते बोलो? 20, तो 10 लो ना, बहुत लंबा जाना है अपने को। 10 ले लेते, 10,000। मान लो हम 10,000 किलो लेते हैं, आप 20 भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10,000 किलो लेना है। अब ये कॉलम आपको भरना है, भरते आएगा क्या? तो फार्मूला ना आपका ए बाय क्यू इंटू ओ। नहीं, 10,000 मंगवाएंगे तो ऑर्डर कितने होंगे? तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100 कितना है? 3,600। देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ गई, हम कम करने गए थे, कॉस्ट तो बढ़ गई। लेकिन आगे देखिए, क्यू बाय 2 10,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 10,000, इधर घट से कम हो गया ना, 30,000 की जगह 10,000 आ गया। और मटेरियल की कॉस्ट तो उतनी लगेगी, क्योंकि इसने क्वांटिटी डिस्काउंट को कुछ बोला है क्या? नहीं बोला, तो मटेरियल की कॉस्ट उतनी लगेगी 28,80,000। फिर टोटल करो, 28,80,000 प्लस 10,000 प्लस 3,600, तो ये आ गए 28,93,600। अब टोटल में फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। 29,11,000 से 28,93,00,000 पे आए, काफी बचत हो गई साल भर की, कि नहीं हुई? हुई ना? और कम करके देखते हैं, लेट अस ट्राई। क्योंकि अपने को क्वांटिटी से करना क्या, टोटल कॉस्ट कम से कम आना चाहिए भैया, बराबर है? ये कैलकुलेशन समझे ना आपको 10,000 वाले, कि नहीं समझे? समझे। अब 6,000 किलो लेते हैं, आप बोलेंगे 6,000 इच क्यों लिया? अरे कुछ भी लो ना, कुछ भी में 6,000 आता है कि नहीं? बस खत्म बात। ठीक है, आपकी मर्जी, आप 20,000 15,000 कुछ भी लो, कुछ भी में 6,000 भी आता है। मैं 6,000 ले रहा हूं। 6,000 क्या होगा बोलो? कैलकुलेशन 3,60,000 डिवाइडेड बाय 6,000 इंटू 100 कितना आता है? 6,000। फिर क्यू बाय 2 6,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 6,000, और ये तो वही 28,80,000। टोटल करो, टोटल आ गई 28,92,000। अब आप देख सकते हो जैसे जैसे हम कम कम करते जा रहे हैं, कैन यू सी? 30,000 फिर 10,000 फिर 6,000,
तो 30,000 के लिए 29,11, क्वांटिटी हमने कम खरीदी और कम हो गया 2893, फिर क्वांटिटी कम की और कम हो गया, तो हमें चस्का लग गया कि और कम करो, बोले कहां से और कम होंगी, लग गया ना चस्का, कम कम करते जाओ। इतना तो तय है कि 6,000 के ऊपर नहीं होगा, बराबर है, तो हम क्या और कम करते, कितना कर लेते, 5,000 कर लेते, 5,000, कितना भी कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। ये कैलकुलेशन समझ रहे हैं ना आपको? हेलो, कैलकुलेशन समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझा तो हाथ ऊपर करके पूछने का, जो भी चीज नहीं समझी। प्रॉब्लम खत्म होने तक वेट करने की जरूरत नहीं। व्हेनेवर यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, सिंपली रेज द हैंड, आई विल एक्सप्लेन। अब 5,000 बोलेंगे तो क्या आएगा, बोलो? 3,60,000 डिवाइडेड बाय 6,000 इंटू 100, नहीं 6,000 नहीं, 5,000 ना, सॉरी 5,000, तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 7,200। इधर 5,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, 5,000, और इधर 28,80,000, फिर 28,80,000 प्लस 5,000 प्लस 7,200, 28,92,000। अरे ज्यादा हो गया, अपने को तो लगा था जितना कम करेंगे उतना कम होगा, ये तो गड़बड़ हो गया ना गड़बड़। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5,000 से और कम करेंगे तो खर्चा और बढ़ेगा ना, तो इसका मतलब है कि 5,000 से ज्यादा है, 5,000 से ज्यादा है, और 10,000 से कम है, 10,000 से कम है, इतना तो तय हुआ। 10,000 से कम क्यों? 6,000 पे कम आ रहा ना, तो हो सकता है कि 6.5 पे और कम आए, या हो सकता है कि 5.5 पे और कम आए, हो सकता है कि नहीं? हाँ, इतना पक्का कि 10,000 के ऊपर नहीं जमेगा और 5,000 के नीचे, चाहे तो आप 10,000 के ऊपर 30,000 कर लिया, 5,000 के नीचे और 4,000 लेके करके देखो, और कॉस्ट बढ़ेगी, करके बताऊं? बोलेंगे तो एक लाइन और। तो इसका मतलब इतना अपने कॉमन सेंस समझाना कि ये 5 से 10 में होगा भैया कहीं तो भी, तो 5 से 10 में कहीं तो भी, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 5,500 लेके देखना पड़ेगा, फिर 6,500 लेके देखना पड़ेगा, फिर 6,200 लेके देखना पड़ेगा, फिर 5,120 लेके, तो बोले ये तो शाम हो जाएंगी ना, मतलब ऐसा करते करते शाम हो जाएंगे ना। इसलिए हमें जो सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है? मैथमेटिक्स। ज्यादातर कॉमर्स स्टूडेंट को, देयर मे बी फ्यू एक्सेप्शंस हु लाइक मैथमेटिक्स लाइक मी, बट बेसिकली आई एम मैथ स्टूडेंट फर्स्ट, यानी मैं इंट्रोडक्शन ही करने का रह गया, अभी कर देता हूँ, याद आया तो ठीक है। तो नाम तो पता ही है, मेरा नाम प्रमोद मिटकरी है। आई डिड BSc in pharmaceutical chemistry from Ferguson College, Pune. Then, but my secondary subject, मतलब वहां पे ऑनर्स रहता है, BSc ऑनर्स, तो ऑनर्स में एक प्रिंसिपल सब्जेक्ट रहता है और 2 सब्सिडरी सब्जेक्ट रहते हैं। सब्सिडरी में मेरा मैथमेटिक्स और फिजिक्स था, और मैथमेटिक्स मेरे को सबसे अच्छा लगता था। फिर बोले तुमने वो क्यों लिया केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री? दवाइयों की इंडस्ट्री में जल्दी नौकरी मिल जाती थी, इसलिए हमारे को लोगों ने बोला कि वो करो, बोले आप, बोला ठीक है भैया वो कर लेते। बट माय फर्स्ट लव वाज मैथमेटिक्स, तो फिर मैं BSc करके नागपुर में आया, मैथ्स के क्लास शुरू किए, 12वीं के, 12th साइंस के मैथमेटिक्स बहुत अच्छे चलने शुरू हो गए। फिर CA के स्टूडेंट आने लगे, तो उनको मैथ्स था, इंटरमीडिएट में था, स्टार्टेड इन 1974 एंड आई केम इन नागपुर इन 78। तो उनको अच्छे टीचर मिलते नहीं थे मैथ्स के, क्योंकि मैथ्स के सारे अच्छे टीचर दे आर बिजी इन टीचिंग 12th साइंस। तो फिर मेरे पास आने लगे बच्चे कुछ बेचारे, तो आई स्टार्टेड टीचिंग देम, देन दे एनकरेज मी टू ज्वाइन CA। बोले सर ये कितने साल पढ़ाते बैठेंगे, बोले आप भी CA कर लो। मैं बोला अरे वाह, वो अपने को अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, टैक्स वो थोड़ी आएगा, अपन तो BSc है, जिसको मैथ्स है उसको सब आता। बोले आप चलो, तो जबरदस्ती मेरे को ले गए, एक मिस्टर खरे नाम से, खरे एंड कंपनी चार्ट अकाउंट्स थे, उनके यहाँ पे ले गए, ज्वाइन करवा दिया। वहां डायरेक्ट होता था, तब ये CPT वगैरह नहीं था, डायरेक्टली ग्रेजुएशन के बाद सीधा आप CA इंटरमीडिएट ज्वाइन कर सकते। तो इंटरमीडिएट ज्वाइन कर लिया, और फिर ज्वाइन किया तो फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ा तो पहले सेकंड ग्रुप को बैठा, तो पहले झटके में पास हो गया, क्योंकि उसमें वही था अपनी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, हो गया। फिर बोला नहीं अब पढ़ना चाहिए, फिर फर्स्ट ग्रुप की पढ़ाई की, फिर वो पास हो गए। तो ऐसे फिर CA फाइनल को बैठे। तो ऐसे आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय चांस, नॉट बाय चॉइस।
ठीक है ठीक है। तो बट माई फर्स्ट लव वॉज टीचिंग, सो आई कंटिन्यू टीचिंग। सिर्फ इतना ही फर्क पड़ा कि पहले मैथ्स पढ़ाता था, फिर साथ में स्टैटिस्टिक्स लिया, फिर हमारे राठी सर हमसे जुड़ गए तो फिर मैथ्स उनको दे दिया, क्योंकि ही वॉज एमएससी इन मैथमेटिक्स, तो बोला मैथ्स तुम पढ़ाओ, फिर स्टैट्स में पढ़ाता हूँ। फिर उसके बाद अकाउंट्स लिया कुछ दिन के लिए आईसीडब्ल्यू में वगैरह, फिर उसके बाद कॉस्टिंग लिया, फिर बीच में एक बार ऑपरेशन रिसर्च कुछ साल तक पढ़ाया। फाइनल में एक सब्जेक्ट था ऑपरेशन रिसर्च, वो पढ़ाया, क्योंकि इट वॉज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स अप्लाइड टू बिजनेस। So I was good at physics, I was good at maths, and I was good at accounts and costing also. Therefore, I can do best. वो किया। फिर अभी ऐसे कम करते करते I have reduced my work. ये सारे सब्जेक्ट में 20, 15, 18 साल पढ़ा चुका हूँ। तो अभी I have reduced myself only to costing and FM, Financial Management and Costing for Intermediate, and costing वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर फाइनल। बस इतना ही पढ़ाता हूं मैं, अभी बाकी सब कम कर दिया, बिकॉज आई एम 65, तो यू मस्ट प्लान फॉर यूर रिटायरमेंट ना। हाउएवर अभी और 10 साल तो कुछ जरूरत नहीं है रिटायर होने की, तो कम से कम 10 साल तो अपने कॉस्टिंग क्लास चलेंगी, क्योंकि यंगस्टर्स को भी थोड़ा सा देना चाहिए ना, अपने को चांस देना चाहिए। सो दैट्स हाउ द थिंग्स इज गोइंग ऑन। एनीवे, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को मैथ्स का भी मालूम है, थोड़ा सा सब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बोलते हैं ना, मास्टर ऑफ नन, ऐसा। एनीवे यहां तक समझा आपको। फिर तो ये हमें समझना है कि 5,000 से ज्यादा होगा और 10,000 से कम होगा। अब कितना होगा ऐसा करते बैठे तो शाम हो जाएगी। तो इसलिए मैथमेटिक्स के जो टीचर्स है, मतलब मैथमेटिक्स के जो साइंटिस्ट है, दे केम टू आवर रेस्क्यू, और उन्होंने एक फार्मूला बना के दे दिया हमको कि बोले ये सब क्या करते, बोले छोटा सा फार्मूला बताता, बोले मतलब दे हैव डिराइव्ड द फार्मूला एंड दे सिंपली गेव अ फार्मूला। कौन सा है मालूम है आपको? मैं लिख के देता आपको। उन्होंने फार्मूला बना के दिया, बोले इतना सब करने की जरूरत नहीं, क्या करो, EOQ लिखना है आपको, इज इक्वल टू √2AO अपॉन I, फिनिश। √2, ए कितना है? ए मतलब एनुअल कंजम्पशन कितना है? 3,60,000 इंटू O यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 100 डिवाइड बाय I, 2 रुपए। फिर कैलकुलेट करो, √ निकालो, आता है 6,000 किलो। अरे सर बोले इतना सिंपल था तो हमको इतनी तकलीफ काय को दिए? अरे एग्जाम में आपको इतना ही करना है, EOQ इज इक्वल टू √2 ये वो I, फिनिश। सिंपल है। तो फिर ये टाइम वेस्ट होगा क्या आपका? नहीं, आपसे ज्यादा मेरा टाइम वैल्यूएबल है। इसे समझता है कि व्हाट इट इज एक्चुअली। वन ऑफ माय फ्रेंड वाज ट्राइंग टू टेल मी दैट दिस इज द फॉर्मूला एंड यू शुड डू बाय दिस। बराबर है क्या सर? हेलो, वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज ट्राइंग टू टेल मी ये फार्मूले से करो जल्दी आ जाएंगे। बराबर है? बराबर। देखो उनसे मेरी बात नहीं हुई, लेकिन मेरे को वो व्यवस्थित समझता है किसके दिमाग में क्या चल रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है। सच में उनके दिमाग में चल रहा था कि वो इससे करना चाहिए करके, था ना दिमाग में आपके? बराबर। एक्सपीरियंस है 40 साल का भैया, स्टूडेंट को देखता है तो स्कैन हो जाता पूरा नीचे से ऊपर तक, ठीक है, पूरा स्कैन हो जाता है। इसलिए आपको इसलिए हिदायत दे रहे हैं कि थोड़ा इधर उधर के विचार होंगे दिमाग में तो यहाँ पे मत लाते जाओ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इधर स्कैन है, सिटी स्कैन है पूरा। चलो, तो 6,000 किलो समझ गए आपको। अब जो है ये फॉर्मूले से कर सकते हैं आप, नो डाउट, √2AO अपॉन I। ए क्या है? एनुअल कंजम्पशन, O ऑर्डरिंग कॉस्ट, I कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो ये अपन ने ये प्रॉब्लम जो दिया था इसमें अपने को 4 चीजें दी थी, AOI दिया, 3 ही चीज, AOI 3 ही चीज लगती है ना अपने को, 3 चीज दे दी, ये फॉर्मूला लिखा और उसमें टकाक से फिगर डाल दिए और आंसर आ गया ना। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलता था पहले, तो ये सारी मेरी बातें आप सुनते थे क्या? नहीं सुनते थे। हर बोले करना क्या है, शॉर्टकट है ना। तो फिर हमारा टाइम क्यों वेस्ट किया बोले आपने?
टाइम वेस्ट नहीं किया, ये समझ लो। जो भी चीज हम फॉर्मूले से करते हैं ना, उसके अपने कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उसकी कुछ खामियां होती है, कमियां होती है उसमें, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में कुछ खामियां है। खामियां ये है कि क्वांटिटी डिस्काउंट वो नहीं देते। मतलब यदि क्वांटिटी डिस्काउंट मिलता है, जैसे हमने 5000 किलो लिया तब भी रेट 8 रुपए लगाया, कैन यू सी। 6000 किलो लिया तब भी रेट 8 ही रुपए लगा ना, मटेरियल का रेट। यहां पे देखो मटेरियल का रेट 8 ही रुपए लगाया, तो कितना भी क्वांटिटी खरीदो 8 ही रुपए लगाया, रेट लगाया ना। ऐसा प्रैक्टिकल में होता क्या? नहीं, प्रैक्टिकल में क्या होता है कि जितना ज्यादा खरीदोगे उतना क्वांटिटी डिस्काउंट, मटेरियल कॉस्ट कम आएंगी। तो 30,000 के लिए मटेरियल कॉस्ट 2880 से काफी कम आएंगी और 5000 के लिए काफी ज्यादा आएगी। तो वो फॉर्मूला जो डिराइव किया जिन लोगों ने, ये मैं भी कर सकता हूं, डिवाइड बाय डीएक्स करना पड़ेगा। डेरिवेटिव आपको याद आऊंगा तो डेरिवेटिव से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो वो डेरिवेटिव के फॉर्मूले में, मतलब जब डिराइव करते हैं तो ये माना गया है, इट इज एज्यूम्ड दैट क्वांटिटी डिस्काउंट्स आर नॉट अलाउड। मतलब सी जो है मटेरियल कॉस्ट सी, इट इज कांस्टेंट, ऐसा माना गया है। तो फॉर्मूला डिराइव करते समय जो माना गया है वही असल में ट्रू है, तभी फॉर्मूला सही आंसर देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन देयर इज नो क्वांटिटी डिस्काउंट। और फिर क्वांटिटी डिस्काउंट है तो क्या करेंगे? तो ये ऐसा करना पड़ता है जो अपन ने किया वो। कहां गया? चलना है भैया, जल्दी जल्दी नहीं जाता। हाँ, जो क्वांटिटी डिस्काउंट देते हैं तो क्या करेंगे? तो ऑटोमेटिक हमारी मटेरियल कॉस्ट है वो कम कम या ज्यादा ज्यादा होती जाएंगी ना। ये वाली कौन सी, ये जो मटेरियल कॉस्ट हमने बोला है, क्वांटिटी डिस्काउंट है तो ये फिगर में बदल आते जाएगा और टोटल में आते जाएगा। तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, आई हैव नॉट वेस्टेड योर टाइम। whenever there is a quantity discount, you have to apply this table and then do it. And whenever there is no quantity discount, आप हैप्पीली वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, √2AO upon I। तो दोनों चीज पढ़ना जरूरी है, एक टेबल से भी पढ़ना जरूरी है और एक वो फॉर्मूले से भी पढ़ना जरूरी है। रही बात फॉर्मूला कैसा आया, किसी के दिमाग में है तो वो तो करके देता हूं। कुछ लोग रहते बोले काय को बताते, अपने को तकलीफ होती है, फिर है ना, चलो आगे चलो, ओपनिंग स्टॉक इधर, क्लोजिंग स्टॉक इधर, ग्रॉस प्रॉफिट सीढ़ी बीड़ी, ऐसा करना पड़ता। क्यों करना पड़ता? करना पड़ता बस। कुछ लोग ऐसे मेंटेलिटी के रहते, कुछ लोग हर चीज जानना चाहते, क्यों कैसे चाहा, तो आपकी इच्छा होंगी तो बता देता हूं, इच्छा नहीं होंगी तो फॉर्मूला तो बता ही दिया मैंने। इच्छा है फॉर्मूला जानने कैसा है, देखो देख लो, काम का नहीं है। नोबडी विल आस्क यू इन द सीए एग्जाम्स, नोबडी विल आस्क यू टू डिराइव दिस फॉर्मूला। इसलिए आपके जो स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट ने दिया है उसमें भी उन्होंने डिराइव नहीं किया है, उसमें भी डेरिवेशन नहीं दिया, सिर्फ बोल दिया EOQ √2AO upon I, फिनिश। अबे कहां से आया फॉर्मूला, आसमान से टपका गया क्या? वो कुरान में लिखा है कि पुराण में लिखा है कि गीता में लिखा है? कहीं नहीं लिखा। तो दे आर ऑल डिराइव्ड बाय समवन, दे आर ऑल डिराइव्ड बाय, बट बिकॉज वी बिलोंग टू कॉमर्स फैकल्टी, सो दे डोंट वांट टू स्ट्रेन अस बाय गिविंग द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। हाउएवर इफ यू आर इंटरेस्ट यू कैन डू इट। जैसे टोटल कॉस्ट में क्या क्या आता है? टोटल कॉस्ट को मान लो T बोलते हैं। क्या क्या आता है? मटेरियल की कॉस्ट, वो कितनी है? C इंटू A। याद है क्या आपको? अभी किया ना अपन ने, A इंटू C लिखा मैंने, यहां पे C इंटू A, मटेरियल की कॉस्ट, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? A बाय Q इंटू O, प्लस कैरिंग कॉस्ट कितनी है? Q बाय 2 इंटू I। ये मैं डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला बता रहा हूं। जिनको मैथमेटिक्स से एलर्जी है वो अपना स्विच ऑफ कर दीजिए, मतलब एग्जाम के लायक नहीं है ये, इज नॉट फॉर एग्जामिनेशन, नोबडी विल आस्क यू इन एग्जाम, ठीक है। अब ये है T, मतलब टोटल कॉस्ट। इसमें C कांस्टेंट है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि क्वांटिटी डिस्काउंट अलाउड नहीं है इसलिए कांस्टेंट है। एनुअल कंजम्पशन कांस्टेंट है, साल में 30,000 लगना है। आप इधर क्वांटिटी खरीदने की कम ज्यादा करो, उससे टोटल एनुअल कंजम्पशन बदलने वाला नहीं, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। O ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर भी कांस्टेंट है। देन I कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम भी कांस्टेंट है। सो बदलता क्या है? Q क्वांटिटी, कभी 30,000, कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 6,000। तो ओनली वेरिएबल इज Q और इधर का वेरिएबल T। टोटल कॉस्ट तो बदलती है ना, so there are only two variable, T and Q. Q is independent variable, T is dependent variable. Then dy by dx पढ़े ना वहां, यहां पर dt by dq,
dt बाय dq। अब डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 पड़े ना, हाँ, तो c और a दोनों कांस्टेंट होने से ये पूरा कांस्टेंट हो गया, इसलिए 0। अब यहां पे देखिए उन्होंने माना कि कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है, जबकि ज्यादा क्वांटिटी खरीदते तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है, तो इसलिए ये फॉर्मूला डिराइव करते समय माना गया है कि क्वांटिटी डिस्काउंट अलाउड नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला तब नहीं लगाना जब क्वांटिटी डिस्काउंट होता है। कुछ क्लियर हो रहा है? ओके, फिर इसमें a और o कांस्टेंट है, तो ये होगा a o, और एक q है, ये 1/q है, पढ़े आप, d dx ऑफ 1/x इज 1/x²। याद है क्या? डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज कि -1/x², -1/x², -1/q², यहां वेरिएबल का नाम q है। d dx ऑफ 1/x इज -1/x², याद है ना? तो ये होगा -1/q² प्लस i/2 एज इट इज रहेगा, q डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1, तो q का डेरिवेटिव 1। नाउ वी नो एट मैक्सिमा मिनिमा, एक एप्लीकेशन था डेरिवेटिव का, मैक्सिमा मिनिमा, एट मैक्सिमा मिनिमा dt यानी dy बाय dx इक्वल टू 0, इसलिए dt बाय dq इक्वल टू 0। समझ रहे? फिर इधर ये हो गया माइनस ao/q² इज इक्वल टू -i/2, ये प्लस i/2 उधर लिख गया था, -i/2, दोनों तरफ से माइनस काट दो, फिर एक q² को उधर लेके जाओ, तो ये 2 इधर आएगा, 2ao क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इज इक्वल टू q² इंटू i, तो इसलिए 2ao/i इज इक्वल टू q², और इसलिए q इज इक्वल टू √2ao/i। फिनिश। सिंपल था, तो ऐसा फॉर्मूला बनता है। अब कैसा बनता हो छोड़ दो, दिस इज द डेरिवेशन पार्ट विच विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जाम, आई एम श्योर, बिकॉज उन्हीं को मालूम, तो क्या पूछेंगे, मॉडल तक में दिया नहीं उन्होंने, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, वो भी नहीं दिया। इज दैट क्लियर? तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? क्या है? इतना बड़बड़ किया मैंने, सबसे बड़ा क्या है? ये फॉर्मूला तभी लगाना जब क्वांटिटी डिस्काउंट अलाउड नहीं है, और यदि क्वांटिटी डिस्काउंट है प्रॉब्लम में तो टेबल से करना पड़ेगा। तो पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए सर। नो, अपन ने जो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया एक पूरा, और इसमें पूरा समझ लिया अपन ने। अब इसमें क्या क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो इतना लिख लेंगे जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले लिख लीजिए, ईओक्यू की डेफिनेशन तो याद हो गई आपकी। इट इज दैट ऑर्डर क्वांटिटी फॉर विच टोटल ऑफ मटेरियल कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज मिनिमम फॉर पीरियड, मतलब 1 ईयर, ठीक है? वो तो लिख के भी दिया है ना। फिर आगे लिखिए फॉर्मूला, ईओक्यू इज इक्वल टू √2ao/i। अब इसमें ये लिखने की जरूरत है क्या कि 2 क्या है? तो 2 ही है। ए क्या है? एनुअल कंजम्पशन, वो चाहे तो आप लिख सकते एक बार और। ओ क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, आधा नहीं बोलने का। आई क्या है? इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक बार इतना लिख ही लो आप, जरा एक बार लिख ले तो जरा रजिस्टर हो जाएगा। लिख लीजिए, ए इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन। O is equal to ordering cost per order. I is equal to carrying cost per unit per annum। पूपा मत बोलो, कैरिंग कॉस्ट को ही बोलते होल्डिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, दो अलग अलग शब्द है, मीनिंग एक है। मतलब इन्वेंट्री होल्ड करके रखने का, मतलब स्टॉक करके रखने का, मतलब अपने साथ कैरी करने का, ठीक है? फिर कुछ बचा इसमें, फिर नोट, इंपॉर्टेंट नोट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? क्वांटिटी डिस्काउंट अलाउड नहीं है तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे, राइट? This formula can be applied only when
This formula can be applied only when there is no quantity discount. समझ रहे ना सबको? कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए. This formula can be applied only when there is no quantity discount. That is the formula can be applied when the material cost per unit is constant. Material cost per unit is constant, irrespective of order quantity. Irrespective of order quantity. Irrespective of order quantity. क्लियर? इसी का मतलब हो गया, यदि डिस्काउंट देते हैं तो क्या करना पड़ेगा? टेबल लगाना पड़ेगा, वो भी लिख दीजिए. इन केस ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट, in case of quantity discount, you may have to apply, or you should apply tabular method. Tabular method. Tabular method का मतलब क्या है? क्या है भैया? वो निकाल के देखो, जहां कम आएंगे आपका नसीब, और क्या. ठीक है. फिर उसके बाद टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम कैसे निकालते? बोलो, भूल गए? ए बाय क्यू इंटू ओ. कैसा है, समझा ना? ये ए बाय क्यू करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आएंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई करो. देन टोटल कैरिंग कॉस्ट पर एनम इज इक्वल टू क्या रहता? Q by 2 इंटू I. याद है ना आपको? Q by 2 इंटू I. पांचवा, टोटल मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते? टोटल मटेरियल कॉस्ट पर एनम कैसे निकालते? बोलो, A इंटू सी. भूल गए ना? बार बार बहुत भूलते भैया. भूलने पे जो नोबेल प्राइज है तो आप ही को मिलेगा, है नहीं? अभी कितना फास्ट हम भूलते हैं. ठीक है. तो ये सारी चीजें मैं 4-5 बार रिपीट हो गई अभी तक के, फिर भी एक बार और लिख के दिया ताकि आप याद करेंगे इसको. ठीक है. तो ये याद करना है, बहुत कठिन नहीं है. बहुत कठिन है क्या? √2 ये वो अपन है, सिंपल फॉर्मूला है. कुछ है क्या दम फॉर्मूले में? कुछ नहीं. ऑलराइट. अब आती है बारी कि भैया एग्जाम में कैसा आता. एग्जाम में कैसा आता? You are more concerned with that. I am more concerned with knowledge plus exam. You are only concerned with exam. किसी को बोल दे कि फलाना चीज एग्जाम में नहीं आती, मेन स्विच ऑफ कर देते, बोले ये तो पढ़ना ही नहीं अपने को. चलो, तो लेट्स डू सम प्रॉब्लम. जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2.1 निकालिए अभी, पेज 2.6. पेज 2.6, क्वेश्चन 2.1. अब देखिए, अभी एग्जाम में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना. दिस हाउ दे आर ऑल एग्जाम प्रॉब्लम्स. इसमें कुछ प्रॉब्लम्स एग्जाम में आ चुके हैं और कुछ आने वाले हैं. तो समझ रहे हैं क्या? जो आ चुके हैं वहां लिखा हुआ है ईयर और एग्जाम का नाम. जो आने वाले हैं वहां कुछ नहीं लिखा है. और इसका मतलब ये नहीं कि जो आए हैं वो रिपीट नहीं होते, कोई कोई रिपीट भी होते. इसलिए नहीं तो उत्तेज करेंगे जहां एग्जाम नहीं लिखा है. दोनों करना है. करने का मतलब दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. चलिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, काम की चीजें लिख लेंगे पर. दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्नोलॉजी या प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम. क्या क्या दिया है वो लिख लो. अब करते थे ना 10वीं में मैथ्स में वगैरह, गिवन, फिर क्या बोलते थे, कंस्ट्रक्शन, फिर टू फाइंड एंड फिर सॉल्यूशन, ऐसा कुछ भी करते थे ना. अब बस वैसे ही कुछ, बट उतना सिस्टमैटिक नहीं रहता यहाँ पर. कैलकुलेट ईओक्यू ऑफ द मटेरियल ए फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. एनुअल रिक्वायरमेंट 12,000. क्या बोलेंगे इसको? बोलो ए. तो ए इक्वल टू 12,000 यूनिट्स. अब पूरा लिखते जाइए साहब. आप क्या करते? ए 12,000 खत्म. फिर रुपए है, पैसे है कि किलो है, पता नहीं चलता, कंफ्यूजन बढ़ता. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये क्या बोलते हैं इसको? बोलो ओ ₹100.
पर ऑर्डर, ऐसा पूरा लिखिए जैसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। प्राइस पर यूनिट ₹20, प्राइस यानी क्या है, सी, कॉस्ट यानी प्राइस, ₹20 पर यूनिट। इन्वेंट्री एनुअल हो गया, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डैश इंटरेस्ट एक्सेट्रा 10% पर एनम, तो इंटरेस्ट 10% है, तो 10% क्या करेगा, मटेरियल कॉस्ट का, तो ₹20 का 10% प्लस एंड अदर ₹1, ऐसा है। मतलब इंटरेस्ट 10% और बाकी ₹1 खर्चा है, इंश्योरेंस है, रेंट है, चौकीदारी है, ये सब ₹1 और है। तो ऐसा मतलब ये कितना हो गया, 20 का 10% ₹2 और ऊपर ₹1 ऊपर ₹3 पर यूनिट पर एनम। हो गया। करना क्या है सर, फाइंड ईओक्यू बोला ना, ईओक्यू लिखा है, कैलकुलेट ईओक्यू। अब क्या करेंगे, अब यहां पे कोई क्वांटिटी डिस्काउंट की बात की है उसने नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाना है, ईओक्यू इज इक्वल टू √2AO अपॉन I इक्वल टू √2, ए कितना है बोलते जाओ 12,000, ओ कितना है बोलते जाओ 100, सब तो लिखा है ना आपके सामने, I 3। कितना सिंपल है, 12 से सिंपल है कॉस्टिंग, है कि नहीं, बोलो मेरे को, ईमानदारी से बोलो। कितना है, 894.42 यूनिट्स। अब आप इसको चाहे तो राउंड ऑफ करके 894 यूनिट्स भी बोल सकते हो, कोई वांदा नहीं, ठीक है ना, राउंड ऑफ कर दे 894, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहां तक के। फिर इसके बाद उसने क्या बोला है, ऑल्सो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैरिंग, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड टोटल कॉस्ट पर एनम। यानी क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग कैसे निकालते, भूल गए ना बा, अरे अभी तो बताया था ना, फिर तो लिखो ना, आगे लिखो स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। एक तो एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट पर एनम, स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट पर एनम। फिर उसमें ए ऑर्डरिंग कॉस्ट, कुछ नहीं, वो फॉर्मूला लिखने करना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते याद है क्या, A/Q इंटू O दैट इज इक्वल टू, ए कितना है बोलो एक बार 12,000 अपॉन Q कितना है, Q कितना है 894 इंटू I नहीं O 100, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 894 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ रहा है 1,342। 28 छोड़ सकते हैं आप, राउंड एक पैसे वैसे छोड़ सकते हैं, ये रुपीज में आ गया। फिर दूसरा क्या चाहिए, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, फॉर्मूला याद है क्या, Q/2 इंटू I। Q कितना है 894 डिवाइडेड बाय 2 इंटू I ₹3, 894 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 1341। और C क्या है, मटेरियल कॉस्ट, याद है क्या, मटेरियल्स कॉस्ट, तीनों की टोटल चाहिए ना आपको, तो ये क्या रहता है A इंटू C। ए यानी एनुअल कंजम्पशन 12,000, C यानी मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ₹20, तो 12,000 इंटू 20 2,40,000 और इन सम की टोटल रुपीस 240 प्लस 1341 प्लस 1342 बरोबर 2,42,683। सिंपल है, ये एग्जाम का रोल है, वो इतना ही करने का, 5 मार्क, आसान है कि नहीं, हेलो, बस ये जो बोर्ड पे दिख रहा है आपको, इतना ही करने का 5 मार्क। कितना टाइम लगता, 5 मिनट भी नहीं लगते,
लगते क्या बोलो ईमानदारी से, और लोग बोलते सीए बहुत कठिन है, बोलते हैं ना बहुत कठिन है, बोलते नहीं सीए कठिन नहीं है, सीए को आने वाले कठिन है, पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते। आप पढ़ते जाओ तब जमेगा। कोई डाउट है तो पूछो। इसके पहले एक ऑब्जर्वेशन मैं कंप्लीट कर लेता, बाद में आपके डाउट्स लेता हूं मैं। देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व किया टेबल वगैरह बना के, उसमें आप एक चीज देखेंगे, ये जो पहला कॉलम है क्वांटिटी का, ये क्वांटिटी कम कम होते जा रही है। तो जैसे क्वांटिटी कम कम होते जा रही है, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ते जा रही है, क्योंकि क्वांटिटी कम करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा प्लेस करने पड़ेंगे, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ते जाएगी। लेकिन क्वांटिटी कम करोगे तो कैरिंग कॉस्ट कम कम होते जाएंगे, क्योंकि ऑर्डर क्वांटिटी कम कम मंगवाओगे तो स्टॉक में कम कम पड़ा रहेगा, तो स्टॉक में कम रहेगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होंगे, सॉरी कैरिंग कॉस्ट कम हो, कैरिंग कॉस्ट। अब प्रॉब्लम क्या है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती है तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ती है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ती है तो कैरिंग कॉस्ट कम होती है। और मटेरियल कॉस्ट कांस्टेंट है क्योंकि क्वांटिटी डिस्काउंट अलाउड नहीं है। मटेरियल कॉस्ट लिखा क्या आप, मटेरियल कॉस्ट कांस्टेंट है क्योंकि क्वांटिटी डिस्काउंट अलाउड नहीं है। तो जब ये कांस्टेंट है तो कौन सा अच्छा है देखने के लिए अपन ये टोटल में नहीं लिया तब भी चलता, सिर्फ कैरिंग ऑर्डरिंग की टोटल करो ना। नहीं समझा भाई, हर एक में हमको 28 80 28 80 मिलाना है, उसके वजह मिलाओ ही मत, इन दोनों की टोटल करो, कम से कम कौन सा है देख लो, खत्म बात, दैट विल बी ईओक्यू। आर यू फॉलोइंग? तो इफ देयर इज नो क्वांटिटी डिस्काउंट एट ऑल ऑर्डर क्वांटिटी, material cost remains same, so that is not relevant for decision making. Relevant का मतलब it is not pertinent to decision making. कब? quantity discount allowed नहीं तब। तो कभी कभी प्रॉब्लम में वो मटेरियल कॉस्ट देते ही नहीं, तो हमें लेना भी नहीं है, सिर्फ कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग का टोटल, जहां मिनिमम आएगा आंसर, खत्म बात, घर चलो। हाँ, लेकिन यदि क्वांटिटी डिस्काउंट देते हैं तो फिर ये कॉलम बनाना अनिवार्य हो जाता है, अनिवार्य यानी कंपल्सरी हो जाता है। इज दैट क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया था, ऑर्डर क्वांटिटी कम कम होते जाती है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ते जाती है और कैरिंग कॉस्ट कम होती है। तो कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट इसका रिवर्स मोशन है, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ते जाती है तो कैरिंग कॉस्ट कम होती जाती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जाती है तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ती जाती है। इसलिए जहां ईओक्यू है वहां दोनों इक्वल है। देख लो आप, 6000 6000, ये इधर नहीं दिख रहा, मैं दिखाता हूं आपको। यहां पे देखिए ये 6000 6000 कुछ दिख रहा। तो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस, एट ईओक्यू यदि आपकी ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है तो कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल रहेंगी, प्रोवाइडेड देयर इज नो क्वांटिटी डिस्काउंट। और ये जो पॉइंट है इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, यानी ये पॉइंट को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ये नोट आप अच्छे से कर लो। नोट कुछ तो भी कर रहे थे ना, नोट 1 2 3 4 5 6। एट ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू ईओक्यू, एट ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू ईओक्यू, एट ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू ईओक्यू, the carrying cost and ordering cost will be equal. The carrying cost and ordering cost will be equal. समझ रहे ना क्यों? प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मतलब वहां पे थोड़ा सा प्रोविजो है, प्रोवाइडेड। जैसे लोग पूछने आते सीपीटी के समय, ज्वाइन करते समय, कि बोले सुना है सीए बहुत कठिन है, मैं पास हो जाऊंगा क्या? तो मैं बोला बिल्कुल पास हो जाओगे, प्रोवाइडेड यू स्टडी रेगुलरली। ठीक है, प्रोवाइडेड, ठीक है। मैंने बोल दिया पास हो जाएंगे तो हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। मैं बाबा हूं क्या? बस बेटा आशीर्वाद है, ऐसा है क्या? वो बाबा के आशीर्वाद से भी कुछ नहीं होता जब तक अपन नहीं पढ़ते तब तक, समझ रहे ना? तो प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मतलब उसको कुछ कंडीशन लगी हुई है, दैट इज कॉल्ड प्रोवाइडेड। सो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल, प्रोवाइडेड। क्या है प्रोवाइडेड? प्रोवाइडेड no quantity discount is allowed, लिख दीजिए, provided no quantity discount, no quantity discount is allowed and safety stock is zero, and safety stock
SAFETY, safety stock is 0. अब ये सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, ये समझने का टाइम आने का है, वो कल आएगा। व्हाट इज सेफ्टी स्टॉक, तो ये कल बताएंगे, लेकिन नोट मुझे आज लिखने इसलिए मैं ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि सेफ्टी स्टॉक नहीं है, शून्य है और डिस्काउंट भी नहीं है, तब कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल होंगी। याद रहेगा, सिर्फ ये पॉइंट के ऊपर जो है कुछ प्रॉब्लम्स है इसमें सॉल्व करने के लिए। आप इज दैट क्लियर? अब कब से मैं ही बड़बड़ा रहा हूं, 1.25 घंटे हो गए, आप कुछ भी नहीं पूछ रहे। इसको मोनोलॉग बोलते हैं, मतलब इधर से जा रहा कुछ, वन वे ट्रैफिक, वो अच्छा समझेंगे आपको। वन वे इज नॉट गुड, यू नो, सो वन वे इज नॉट गुड। तो आप भी कुछ बोलो, कुछ तो पूछो, डाउट नहीं होगा तो सिर्फ मेरे समाधान के लिए पूछो, लेकिन पूछो, कुछ तो पूछो। इतना बड़ा बड़बड़ किया 1.25 घंटे, उसमें कुछ भी डाउट नहीं आपको, बोलो ना। ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता ऐसा, लोग बोलते हैं कि यदि कुछ भी डाउट नहीं पूछ रहे तो इसके दो मतलब होते हैं या तो कुछ भी नहीं समझा या सब कुछ समझ गया। अब सब कुछ समझ जाएगा, इतना अच्छा तो मैं पढ़ाता नहीं हो और आप भी इतने होशियार नहीं हो, टू बी फ्रैंक। और कुछ भी नहीं समझेगा, इतने आप बुद्ध नहीं हो और इतना बेकार भी मैं नहीं पढ़ाता हूं। तो अपने को सब्सटेंशिएट करना है कि अपन बुद्धू नहीं है, तो कुछ तो पूछो, नहीं डाउट होगा तब भी पूछो। चलो पूछो, पूछो ना। अरे क्या, हाँ बोलो। जरूरत नहीं है, इनका सवाल यह है कि एग्जाम में फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन वो लिखना जरूरी है कि ए ओ आ, जरूरत नहीं है। रीजन ये कि एग्जाम में टाइम नहीं पूरता, और आजकल का जमाना सब शॉर्टकट का है ना भैया, है ना। वो तो OMG बोलते हैं ना, OMG, ASP, ASAP, मेरे को नहीं आता ज्यादा शॉर्ट फॉर्म, ASAP, एज सुन एज पॉसिबल। अब ऐसे फालतू शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो ये तो स्टैंडर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इनका सवाल ये था कि जो फॉर्मूले नोटेशन लिखे अपन ने, एग्जाम में लिखना क्या, जरूरत नहीं है। लिखा तो सोने पे सुहागा, लेकिन उसके चलते इधर आपको टाइम नहीं पूरा तो गड़बड़ हो जाएंगी, इसलिए नहीं लिखा तब भी चलता। आगे बोलो। फॉर्मूले में कैसे आया ये फॉर्मूला, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अरे अपन ने अभी किया था ना, ये यहां पे देखो। इनका ये सवाल है कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ कैसा आया। देखिए आप ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये कॉलम देख रहे हैं आप, ऑर्डरिंग कॉस्ट वो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय, आप ये मैंने एक्सप्लेन किया था, एक बार और ध्यान दो। इस प्रॉब्लम में एनुअल कंजम्पशन कितना आपका 3,60,000, और एक बार कितना मंगवा रहे हैं 30,000, तो नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होंगे 3,60,000 डिवाइड बाय 30,000, ये नंबर ऑफ ऑर्डर आएंगे। और एक ऑर्डर को कितना लगता 100, तो इतने ऑर्डर को कितना, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो नंबर है 360, उसके जगह ए लिखा, 30,000 के जगह क्यू लिखा और 100 के जगह ओ लिखा, तो फॉर्मूला बन गए। तो हम तो फॉर्मूले से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते, हम प्रॉब्लम सॉल्व करके फॉर्मूले बनाते हैं। दैट इज माय स्पेशलिटी, दैट इज माय यूएसपी। यूएसपी यानी क्या, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। तो मैं कोई भी फॉर्मूला नहीं मानता, बगैर फॉर्मूले को पहले प्रॉब्लम कर डालते और बाद में एग्जामिनर के लिए फॉर्मूले डिराइव करते। ये मेरा ओपिनियन है कि फॉर्मूलीज आर रिक्वायर्ड फॉर लेस इंटेलिजेंट पीपल, एंड एग्जामिनर इज लेस इंटेलिजेंट देन अस, एंड देयरफॉर वी नीड अ फॉर्मूला। अदरवाइज फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं, कोई चीज में जरूरत नहीं। लेकिन भैया एग्जामिनर को तो फॉर्मूला चाहिए, तो हम फॉर्मूले बना के देते हैं, बट याद करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। यू गॉट इट। फिर दूसरा ये कैरिंग कॉस्ट, तो पहले तो एवरेज कितना स्टॉक में रहेगा, तो आधा रहता है, पता है आपको, Q/2, तो 30,000 है तो आधा हो गया 30,000/2, और एक यूनिट के लिए 2 रुपए लगते थे, इंटू 2 किया, फॉर्मूला फॉर्म में Q/2 इंटू I। A इंटू C मटेरियल कॉस्ट, क्यों, साल भर में 3,60,000 यूनिट, एक यूनिट के 8 रुपए, तो टोटल कितने हो गए 360 इंटू 8, 360 के बजाय A, 8 के बजाय C, और इन तीनों की टोटल, खत्म बात। ये तो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, फिर भी पूछा तो हरकत नहीं, देयर इज नथिंग रॉन्ग। इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क, आई कैन explain even at the risk of repetition। बोलो बोलो बोलो। और हाँ देखो ना, अब इनका कहना है कि वाई वी टेक एवरेज। आप एवरेज ड्यू डेट वगैरह पढ़े क्या,
नहीं पढ़े? 12वीं कॉमर्स एवरेज ड्यू डेट पढ़े ना? फिर जैसे हमने मान लो आपसे लोन लिया, 1 लाख रुपए का लोन लिया, कलर बदल दो, 1 लाख रुपए का लोन लिया मैंने आपसे। बेसिकली ये ध्यान दीजिए कि कैरिंग कॉस्ट इज लाइक इंटरेस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या है? वो इंटरेस्ट है, मतलब जो कैपिटल ब्लॉक हो जाता है उसके ऊपर का इंटरेस्ट है। पहले इनका सवाल बता दूं, इन्होंने बोला कि एवरेज पे क्यों लेते हैं, Q/2 यानी एवरेज पे क्यों लेते हैं कैरिंग कॉस्ट। उसका जवाब, मैंने आपसे 1 लाख रुपए ले लिया, ठीक है, अब मैं आपको रोज के 10-10 हजार या 1-1 हजार रुपए वापस कर रहा हूं, रोज के 1-1 हजार वापस कर रहा हूं, तो 100 दिन में आपके पूरे पैसे वापस हो जाएंगे, बराबर है। अब आपने बोला कि मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बोले कितना, तो बोले आपको जो है 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऑलराइट, तो मैं रोज के बजाय महीने का कर देता हूं, तो 12% पर एनम ने 1% पर मंथ हो गया। अब मैं आपको 10-10 हजार 1-1 महीने में दे रहा हूं, तो ऐसे 10 महीने में दे दूंगा, बराबर है। आपका इंटरेस्ट है 1% पर मंथ। अब आप मेरे को इंटरेस्ट पूरे 1 लाख पे लगाएंगे क्या? बोलो, मैं 1 लाख रुपए लिए और 1 साल के बाद पूरा 1 लाख वापस करता, तो आपका जायज है 12% चार्ज करना, बराबर है। लेकिन मैंने 1 लाख तो लिए, लेकिन 1 महीने के बाद 10,000, फिर 1 महीने के बाद 10,000, फिर 1 महीने, ऐसे आपको 10 महीने में कंप्लीट कर दिए। तो मेरे को तुम पूरे 1 लाख पे 12% चार्ज करेंगे क्या? नहीं। फिर क्या करेंगे आप? पहले 1 लाख पे 1 महीने का 1%, बराबर है, फिर 90,000 पे 1 महीने का 1%, फिर 80,000 पे 1 महीने का 1%, तो 10,000 यानी 1 लाख, 90,000, ऐसा करते करते 0, मतलब एवरेज ही आएगा कि नहीं आएगा। तो आप पूरे पे चार्ज नहीं करेंगे, आप एवरेज पे चार्ज करेंगे, तो वही आएगा जो रिड्यूसिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करेंगे। इसीलिए आपने वो चैप्टर पढ़ा है, एवरेज ड्यू डेट। तो अलग अलग डेट में अलग अलग आउटस्टैंडिंग रहता है डेटर्स में, और अपन उसको एवरेज में चार्ज करते हैं। क्यों करते हैं? एवरेज में एक्यूरेट इंटरेस्ट आता है, उसका नाम एवरेज है लेकिन आता है एक्यूरेट। आप लगे तो ऐसा करके देखो, 1 लाख और 0, इसका आधा कितना हुआ? 50,000। अब 50,000 पे आप 1 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर लीजिए, 50,000 इंटू 1% फॉर 12 मंथ्स, तो कितना आएगा? 50,000 इंटू 1% इंटू 12, तो 6,000 आएगा बॉस। तो आपने मेरे से इंटरेस्ट लेना है 6,000 मात्र, ये मानते क्या आप? अब आप ऐसा करके देखो, 1 लाख के ऊपर 1 महीने का, 90,000 के ऊपर 1 महीने का। क्यों? क्योंकि मैं आपको इंटरेस्ट पे करते जा रहा हूं ना भैया, तो मेरा बैलेंस कम कम होते जा रहा है ना। फिर 80,000 पे 1 महीने का, ऐसा कर करके कैलकुलेट करो, वो भी बराबर 6,000 आएगा। करके देखो, डूइंग इज बिलीविंग। करेंगे तो विश्वास होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़े अपन, इफ समथिंग इज रिड्यूसिंग इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन इट्स एवरेज इज फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, इसलिए हम एवरेज लेते हैं। अब जहां इन्वेंट्री है, पहले दिन हमारे 3,60,000 यूनिट थे। लेट्स कम टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन। पहले दिन 3,60,000 थे ना हमारे। अब एक दिन में कितना कंजम्पशन हो गया? निकाला था ना अपन ने, 1,000 यूनिट पर डे आता है। देखिए 3,60,000 डिवाइडेड बाय 360 कितना आया? 1,000। तो 1,000 से बैलेंस कम होगा ना, तो मेरा इन्वेस्टमेंट 1,000 यूनिट के ऊपर जितना है उससे कम हो गया, तो मेरा इंटरेस्ट का खर्चा और कम हो गया। तो रोज का मेरा अलग अलग आएगा, तो ये कितना तक कैलकुलेट करूं? एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट कर ले तभी सेम आता है। इसलिए क्योंकि रोज के रोज आप कंज्यूम कर रहे हैं इन्वेंट्री, तो रोज का रोज आपका कैपिटल जो ब्लॉक हुआ है कम कम होते जा रहा है, तो रोज के रोज आपकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कम कम होते जा रही है। जब माल आएगा तो फिर से बढ़ जाएंगे। तो क्योंकि स्टॉक आपका वेरी होता है 360 से 0, 360 से 0, इसलिए हम एवरेज पे निकालते हैं, या क्वांटिटी जो भी होगी Q/2 इस पे निकालते हैं। आर यू सेटिस्फाइड? पक्का? चलिए और बोलो, आप पूछे, जो भी पूछेंगे, आई हैव अ रीजन, आई कैन टेल यू टिल यू अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। अब बोलिए, जोर से बोलना पड़ेगा, दूर है आप। नहीं, इनका कहना है कि क्वांटिटी डिस्काउंट है तो फॉर्मूला नहीं लगाना, ये समझ में आया। क्वांटिटी डिस्काउंट है तो टेबल बनाना पड़ेगा, ये समझ में आया। लेकिन करेंगे कैसा, ये समझ में नहीं आया।
प्रॉब्लम एक्चुअली कैसा करेंगे वही प्रॉब्लम है ना आपको। हाँ, तो वो मैं बताऊंगा ना, वैसे प्रॉब्लम आने के बाद, मतलब वैसे प्रॉब्लम आएगा तब बताऊंगा। जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 2.4, इसमें क्वांटिटी डिस्काउंट है, ये मैं कल करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आज आप उसको तकलीफ मत लो, मतलब डोंट थिंक टुडे, लेट अस पोस्टपोन इट फॉर टुमारो। ठीक है, इनका सवाल है कि भाई क्वांटिटी डिस्काउंट आएगा तो फॉर्मूला नहीं करने का, तो फिर कैसे करने का? वो कर करके देखने वाला फंडा है, वैसे ही करना पड़ेगा। उसमें थोड़ा सा शॉर्टकट कर सकते हैं अपन, करना पड़ेगा बेसिकली टेबल से ही करना पड़ेगा, बेसिकली टेबल से। लेकिन उसमें एक्चुअल क्या करना है ये आपको मैं कल प्रॉब्लम के साथ समझाऊंगा। विदाउट प्रॉब्लम समझाऊंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए तो द टाइम, हर चीज का टाइम होता है। जैसे आप जब पहली क्लास में थे, आपको सब्ट्रैक्शन सिखाया था ना टीचर ने। सब्ट्रैक्शन कौन सी क्लास में सिखाया था? 4 - 1 कौन सी क्लास में सिखाया था? फर्स्ट में सिखाया था। तब सबसे पहली बात आपके टीचर ने क्या बोली थी? बड़े में से छोटा नंबर माइनस होता है, छोटे में से बड़ा नंबर माइनस होता नहीं। बोले थे ना ऐसे? बोले थे कि नहीं? क्यों बोले थे? गलत था कि नहीं? वो गलत है भाई। 5 - 4 भी होता है, 4 - 5 भी होता है। बड़े में से छोटा भी माइनस होता है, छोटे में से बड़ा भी माइनस होता है। टीचर ने गलत बताया। क्यों? क्योंकि तब आपकी जो बुद्धि थी वो ये समझने लायक नहीं थी कि छोटे में से बड़ा कैसा जाएगा। इसलिए हर चीज का अपना उम्र होता है। तो जैसे आपकी इधर आईक्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा आईक्यू बढ़ते जाएगा, वैसा वैसा पढ़ाते जाऊंगा। लर्निंग इज अ प्रोसेस, इट हैज टू बी लर्न स्टेप बाय स्टेप। एक ही दिन में सारी चीजें नहीं बता सकता हूं। ठीक है, तो आपका सवाल जायज है, लेकिन उसका आंसर आज नहीं दे सकता, क्योंकि आज आप समझोगे नहीं, कल दूंगा विद द प्रॉब्लम। आगे बोलो, बोलो और पूछो, पूछो ना कुछ तो पूछो। देख क्यों रहे? प्रैक्टिकल में जब हम करेंगे डिस्काउंट वाला प्रॉब्लम, तब आपके समझ में आएगा कि इससे कुछ शॉर्टकट कर सकते हैं अपन, कुछ शॉर्टकट कर सकते हैं। मतलब मैंने जो बोला कि आइटम देख ले लेके देखने का है। अब ले लेके देखने का है, लेकिन वो कितना शाम हो जाएगा ना, तो शाम भी नहीं होना चाहिए। तो वहां पे हमको कुछ हद तक वो फॉर्मूला मदद करेगा। तो इट इज नॉट टोटली एब्सर्ड, ये टोटली नॉनसेंस नहीं है। और जब मान लो कि कोई प्रॉब्लम में डिस्काउंट ही नहीं दिया हुआ है, तब तो कारगर है ना, तो तब तो कारगर। आपका सवाल था कि जब वो क्वांटिटी डिस्काउंट में अलाउ नहीं होता तो फॉर्मूला काय को दिया? तो इसलिए दिया कि जब डिस्काउंट देंगे तो डायरेक्टली फटक से आएगा ना, इसलिए। और डिस्काउंट नहीं दिया तो फॉर्मूले से फटक से आएगा, जल्दी से आएगा। और डिस्काउंट यदि दिया भी है तो हम उससे कुछ तो कर सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा उससे, लेकिन उसके आसपास का आंसर आएगा वो फॉर्मूले से। आर यू फॉलोइंग? तो यू होल्ड ऑन, अगेन टुमारो इट विल बी क्लियर टू यू व्हाई दैट फॉर्मूला इज गिवन एंड इट इज हाउ इट इज यूज्ड इवन फॉर डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए भी वो फॉर्मूला यूज होगा, बट डायरेक्टली उसका आंसर नहीं आएगा, उसके आसपास का आंसर आएगा। तो फिर आसपास का हमको एग्जैक्ट क्या है वो ढूंढना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कल वो ज्यादा क्लियर होगा आपको, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम नंबर 2.4 लेंगे जिसमें डिस्काउंट अलाउड है, तब आपको क्लियर होगा। और बोलो, पूछो जल्दी से। नहीं बोले जो पूछते हो कल बताते हैं। अरे वो कल के लिए है, इसलिए अभी टाइम भी नहीं है ना उतना बताने की। ये पूरा प्रॉब्लम जब करेंगे तब उसमें आपको समझ जाएंगे वो, इसलिए। बोलिए, और तो पूछो कुछ। नहीं बोले अब तो जान छोड़ दो, 2 घंटे हो गए बड़बड़ कर रहे हैं। बोलो ना, बस कोई डाउट नहीं? तो फिर होमवर्क, अभी कल से होमवर्क, कल मैंने आज का होमवर्क है, कल करने का है। नाउ यू पॉजिटिवली डू इट। आई विल डू ऑल दिस प्रॉब्लम, बट फर्स्ट यू हैव टू ट्राई। और जब आपको आ जाएंगे तो आपको अपने आप ही एकदम खुशी होगी कि अरे वो आपने फर्स्ट क्लास प्रॉब्लम आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2.2, 2.3, ये 2 प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क के लिए। 2.2, 2.3 ये दोनों होमवर्क के लिए। ऑलराइट, बस आज आप इतना ही कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जितना हमने पढ़ा है ना उसके हिसाब से। क्वेश्चन 2.11 भी आप ट्राई कर सकते हैं। 2.11 ट्राई करो, 3 क्वेश्चन हो गए, जमेगा ना होमवर्क के लिए। 2.2, 2.3, 2.11, ठीक है।
सारे प्रॉब्लम करने के अपने को, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से जो करते आएंगे उतना ही मैंने होमवर्क दिया। पॉजिटिवली करिए, पॉजिटिवली करिए। और मैंने आपको कल बताया हुआ है, जो कल नहीं आए होंगे उनके लिए एक बार और बता देता हूं कि आपको एक अलग कॉपी रखनी है जिसमें आप आपका जो होमवर्क में दिया हूं वो अलग करेंगे। ये आज जो लिख लिया ये मेरी कॉपी है, आप कृपया उसके ऊपर मेरा नाम डालिए। ये जो यहां की कॉपी है ना आपकी क्लास वर्क की, यहां पे आपने आपका नाम डाला होगा, लेकिन इसमें जितने भी प्रॉब्लम है वो मैंने सॉल्व किए, आपने नहीं किए, बराबर है ना? तो फिर आपने उसमें मेरा नाम डालना चाहिए। फिर आपकी कॉपी और आपकी कॉपी कैसे क्या समझ में आएगा किसकी कॉपी है? सबके ऊपर पीएच मेटकरी लिखा है, तो उसके लिए एक उपाय है, यहां लिखिए कॉस्टिंग बाय पीएच मेटकरी, फिर ब्रैकेट में लिखिए कॉपीड बाय आपका नाम, कॉपीड बाय आपका नाम, ताकि उससे क्या होगा, जब जब वो कॉपी देखेंगे तो ये आपके ध्यान में आएगा ये सब तो सर ने किया है, तो अपने को घर जाके एक बार और करने का है, ये सिर्फ कॉपी मारा है अपन ने बोर्ड के ऊपर। ये इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और एक घर में और कॉपी रहेंगी जिसमें आप ये प्रॉब्लम आज बोले ना आपको करने के लिए, वो करिए, और कल मैं फिर से करूंगा वही प्रॉब्लम, फिर से मैं बोर्ड पे करूंगा। तो आपने क्या सही किया, तो सही हुआ तो आपको एकदम खुशी होंगी, गलत हुआ तो कहां गलती हुई ये समझेंगे, तो यू एड वैल्यू टू योर नॉलेज। तो इस तरह से वो करना बहुत जरूरी है। ऐसा देखा गया है कि 5-6 दिन महीना भर लोग पढ़ते हैं और धीरे 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 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कम होते जाते हैं। अर्थमेटिक नहीं, ज्योमेट्रिक। अर्थमेटिक में कैसा थोड़ा थोड़ा कम होता है, जैसा अपना था 10,000, फिर 8,000, 7,000। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता, 1 लाख, फिर उसका आधा 50,000, फिर उसका आधा 25,000, फिर उसका 12,500, 6,250, ऐसा करते करते फटाफट फटाफट कम हो जाता। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ज्योमेट्रिक भी नहीं और अर्थमेटिक भी नहीं, पूरे के पूरे लोगों ने पढ़ना चाहिए। मैं यदि पूछूंगा कि आप में से किनको किनको पास होना है, किसी को नहीं होना है क्या? सी इंटरमीडिएट किनको किनको पास होना है? सबको होना है। तो होमवर्क तो सबको करना पड़ेगा ना बेटा, कि नहीं करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, होमवर्क करना पड़ेगा। और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जब ऐसे आप रोज करेंगे ना होमवर्क, तो कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे कि मेरे बोलने के बगैर ही आपको आ जाएंगे। जब ऐसा होता है कि टीचर ने बोले बगैर, टीचर ने पढ़ाए बगैर हमको आ जाता है, तो फिर हमको अपने आप ही बहुत बड़ी खुशी होती है। देन वी फाइंड द सब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन आप सिर्फ यहां पे आके बैठेंगे तो मेरा तो सब कीर्तन आपको समझेगा ही समझेगा, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि मैं एस्टरडे का कोई भी नॉलेज मानता नहीं। नॉट ओनली एस्टरडे, पहली से 10वीं का भी आपका कोई नॉलेज मैं मानता नहीं। मतलब आई डोंट कंसिडर दैट यू नो समथिंग ऑफ 10th ऑल्सो। आई स्टार्ट एब इनिशियो, शुरुआत से पढ़ाता हूं, इसलिए आपको बगैर पढ़े भी आपको पूरी चीज समझेंगी। बट वो कभी भी ध्यान रखना कि बगैर पढ़े आपको समझ रहा है, इसका मतलब आप होशियार है, ऐसा नहीं। इट इज माई स्किल दैट यू अंडरस्टैंड विदाउट स्टडिंग, दैट वोंट हेल्प यू इन द एग्जाम। मैं बातें बताता हूं तो आपको थोड़ी कड़वी लगती होंगी, लेकिन कड़वी बातें आपको सिर्फ आपके पेरेंट्स और आपके रियल टीचर्स जो है वही बताएंगे। और जो बाकी लोग हैं जो आपको पैम्परिंग करना चाहते हैं वो नहीं बताएंगे। कब कब तो ऐसा भी रहता है, छोटा सा सवाल पूछ लिया, इनको पूछ लिया वो क्या होता है, इन्होंने बोल दिया ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ओ ग्रेट, उसमें क्या ग्रेट है? ऐसे भी आई हैव सीन पीपल, कुछ भी पूछ लिया तो ओ ग्रेट। अब आदत ही हो जाती है उनको ओ ग्रेट पूछने की। ओ ग्रेट, बोला कल क्यों नहीं आया रे? वाह, ओ सर वो मम्मी बीमार थी, हॉस्पिटल में भर्ती थी। ओ ग्रेट आदत हो जाती आदत हो जाती। तो ये ऐसे आदत वाला काम। आई नेवर पैम्पर स्टूडेंट। हाउएवर, आपने यदि अच्छा आंसर दिया है जो रियली उसमें कुछ है, तो आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, नो डाउट। लेकिन ऐसे फालतू चीज के लिए मैं अप्रिशिएट नहीं करूंगा, किसने होमवर्क नहीं किया, ओ ग्रेट, अरे समझ रहे ना? तो एनीवे, आज इतना ही। कोई डाउट है तो आप इंडिविजुअली भी आके पूछ सकते हो, आई एम हियर। चलो, तो कल मिलेंगे फिर से 7 बजे।